हमारे टाउन में एयरपोर्ट बनने वाला था। रिलोकेशन ऑफिस के लोग घर घर जाकर हर हाउस का मेजरमेंट ले रहे थे और कॉम्पेंसेशन नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन मैं 3 महीने तक वेट करता रहा और मेरे दरवाजे पर कोई भी नॉक करने नहीं आया। बाद में मुझे पता चला कि किसी ने जानबूझकर डेमोलिशन बाउंड्री ऐसे ड्रॉ की थी कि मेरी प्रॉपर्टी उसके बाहर रह जाए। गुस्से में मैं सीधा मेयर जैन के पास पहुंच गया। उसका जवाब था, प्लान ऐसा ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाने लगे। गुड लक जिंदगी भर उस खंडर में रहने के लिए। मैं कुछ नहीं बोला। इसके बजाय मैंने आधी जिंदगी की सारी सेविंग्स निकाल ली, ऊपर से लोन भी ले लिया और टोटल 10 मिलियन यूएन इकट्ठा कर लिए। 6 महीने बाद मेरा पुराना घर एक 10 स्टोरी बिल्डिंग में बदल चुका था, जिसके बोर्ड पर लिखा था क्लाउड्स एज होटल। दरवाजे पर एक और साइन लगा था, नॉन गेस्ट्स के लिए एंट्री मना है। और धीरे धीरे वही पूरे एयरपोर्ट एरिया के पास सबसे ज्यादा नजर आने वाली जगह बन गई। जिस पल एयरपोर्ट की खबर फैली, हमारा छोटा सा एनिंग टाउन कभी पहले जैसा शांत नहीं रहा। कॉम्पेंसेशन के पैसे, रीसेटलमेंट हाउसिंग और एक नए फ्यूचर की बातें ही हर जगह होने लगी। रिलोकेशन ऑफिस की मुहर लगी सफेद वैन्स कच्ची सड़कों पर आगे पीछे दौड़ रही थी। वर्कर्स मेजरिंग टेप्स और नोटबुक्स लेकर घर घर जा रहे थे, मेजरमेंट ले रहे थे, रिकॉर्ड्स बना रहे थे और डील्स नेगोशिएट कर रहे थे। मेरा नाम मार्कस फू है। मैं टाउन के बिल्कुल ईस्ट एंड पर एक 2 मंजिला घर में रहता हूँ, जो अपने बेहतर दिन काफी पहले देख चुका है। मेरे पेरेंट्स की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी और तब से मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। पहले ही दिन रिलोकेशन ऑफिस की वैन मेरे घर के सामने से बिना रुके निकल गई। मैंने सोचा शायद वो वेस्ट साइड से शुरू कर रहे हैं और अभी मेरी बारी नहीं आई। पहले हफ्ते के एंड तक मेरी पड़ोसन आंटी ली ने डील फाइनल कर ली थी और सुना था कि उसे काफी अच्छी अमाउंट मिली है। वो मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रही थी। जब भी मुझे देखती आवाज लगाती, मार्कस तुम्हारी बारी भी जल्दी आने वाली है ना। मैं बस मुस्कुराकर सर हिला देता। पहले महीने के एंड तक ईस्ट साइड के घर भी एक एक करके एग्रीमेंट साइन करने लगे। जल्द ही टाउन की हर दीवार पर लाल डेमोलिशन मार्क पेंट कर दिया गया, सिवाय मेरे घर के। मेरा घर अब भी सीधा साधा ग्रे और बिना किसी निशान के खड़ा था। मेरे पेट में अजीब सी घबराहट होने लगी। 2 और महीने गुजर गए। टाउन की ज्यादातर फैमिलीज पहले ही शिफ्ट हो चुकी थी। मेरे अंदर डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं टाउन गवर्नमेंट ऑफिस गया और मेयर जैन को ढूंढ निकाला। वो फोन पर बात कर रहा था और जब मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुश्किल से मेरी तरफ देखा। क्या चाहिए? मैं आगे बढ़ा। मेयर जैन, एयरपोर्ट रिलोकेशन के बारे में पूछना था। मेरा घर इंक्लूड क्यों नहीं है? मेयर जैन ने आराम से फोन रखा और ड्रॉअर से एक बड़ी प्लानिंग मैप निकाली। उसने उस पर उंगली रखते हुए कहा, खुद देख लो। मैं झुककर देखने लगा और मेरा दिल डूब गया। मैप पर डेमोलिशन बाउंड्री बिल्कुल तलवार की धार की तरह मेरी कोर्टयार्ड वॉल के किनारे किनारे जा रही थी। मेरा घर एक भूले हुए आइलैंड की तरह बाउंड्री के बाहर अकेला छोड़ दिया गया था। मैं उस लाइन को घूरता रह गया। मेरी आवाज हल्की सी कांप गई। ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई गलती है? मेयर जैन की आवाज बिल्कुल ठंडी और बेजान थी। कोई गलती नहीं, प्लान ऐसे ही डिसाइड हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर बोला, लेकिन पूरा टाउन इंक्लूड है और सिर्फ मेरा घर नहीं, ऐसा क्यों? मेयर जैन ने ऑफिशियल अथॉरिटी वाले अंदाज में आवाज तेज कर दी। मैंने तुम्हें बता दिया, ये डिसीजन मेरे ऊपर वाले एक्सपर्ट्स ने लिया है। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे काम पर वापस जाना है। इतना कहकर वो सीधा बाहर निकल गया। मैं मुश्किल से घर पहुंच पाया था कि आंटी ली वहाँ मूवर्स को फर्नीचर ट्रक में लोड करवा रही थी। उसने मेरी उदास शक्ल देखी और हल्की सी स्मर्क कर दी। मार्कस, लगता है बात नहीं बनी। मैं चुप रहा। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने आंखें घुमाई। मुझे पहले ही पता था, तुम्हारी लोकेशन ही प्रॉब्लमेटिक है। आखिर एयरपोर्ट बन रहा है, तुम्हारा घर तो बस कोने पर पड़ा है, किसी चीज के रास्ते में भी नहीं आ रहा, और अगर वो उसे तोड़ते तो तुम्हें कॉम्पेंसेशन भी देनी पड़ती। फिर वो ऐसा क्यों करते? एक और पड़ोसी आगे झुककर ताने मारते हुए बोला, मुबारक हो, अब तुम पूरी जिंदगी इस टाउन में अकेली फैमिली बनकर उस टूटे फूटे घर की रखवाली करोगे। चारों तरफ सिर्फ एयरपोर्ट होगा, प्लेनों का शोर ही तुम्हें पागल कर देगा। आंटी ली और जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल, जब हम सब शहर के नए अपार्टमेंट्स में मजे से रह रहे होंगे, मार्कस यहाँ जेट एग्जॉस्ट की स्मेल लेता रहेगा। उनकी हंसी मेरे दिल में सुइयों की तरह चुभ रही थी, लेकिन मैंने बहस नहीं की। मैं बस धीरे से सर उठाकर उस घर को देखता रहा जहाँ मैं बड़ा हुआ था। मूविंग ट्रक्स गरजते हुए दूर चले गए। मैं खाली सड़क पर अकेला खड़ा था। मैंने फोन निकाला और नंबर मिलाया। हेलो सोफी, मैं मार्कस बोल रहा हूँ। लाइन की दूसरी तरफ सोफी की गर्म जोशी भरी आवाज आई। वो थोड़ी हैरान लग रही थी। मार्कस, अचानक मेरा याद कैसे आ गया? मैं कुछ पल चुप रहा। मुझे तुमसे लोन के बारे में बात करनी है। सोफी मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने कॉलेज में फाइनेंस पढ़ा था और अब शहर के एक बैंक में क्लाइंट मैनेजर के रूप में काम करती थी। उसकी आवाज में हैरानी और बढ़ गई। लोन? मार्कस, हुआ क्या है? मैंने अपनी आवाज शांत रखी। कुछ खास नहीं, मैं पुराना घर रेनोवेट करना चाहता हूँ। सोफी और भी उलझन में पड़ गई। अभी रेनोवेट? मैंने सुना है तुम्हारे टाउन में एयरपोर्ट बन रहा है, क्या सब लोग रिलोकेट नहीं हो रहे? मैंने उसे पूरी कहानी का छोटा सा वर्जन सुना दिया। मेरा घर रिलोकेशन जोन में नहीं आता। लाइन पर कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर सोफी की आवाज वापस आई, इस बार गुस्से से भरी हुई। ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। प्लानिंग मैप इतना एग्जैक्ट कैसे हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारे घर को ही बाउंड्री के बाहर छोड़ दे? मैं शांत रहा। अब ये कोइंसिडेंस है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सोफी ने तुरंत पूछा, तो फिर तुम क्या करोगे? बस उस पुराने घर में बैठे रहोगे? मैं खिड़की से बाहर खाली जमीन की तरफ देखते हुए एक एक शब्द साफ बोलता गया, नहीं, मैं इसे गिराऊंगा और कुछ नया बनाऊंगा। सोफी काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मार्कस, तुम पक्का हो? ये बहुत बड़ा फैसला है, इसमें बहुत पैसा लगेगा। मैं बिना झिझक बोला, मैं पक्का हूँ। कितना पैसा चाहिए? उसने पूछा। मेरे पास पेरेंट्स की बचत और सालों की मेहनत से जमा किए हुए 2 लाख
लाख डॉलर हैं। मुझे और $3 लाख का लोन चाहिए, टोटल $5 लाख। लाइन के दूसरी तरफ सोफी ने जोर से सांस खींच ली। $5 लाख? मार्कस, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सिर्फ रहने के लिए घर बना रहे हो, इतने पैसे की क्या जरूरत है? मैं दूर दिख रहे एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ देखते हुए बोला, मैं कोई आम घर नहीं बना रहा। मैंने उससे कहा, बहुत जल्द वहाँ ट्रैवलर्स और बिजनेस लोगों की भीड़ लगी रहेगी और मेरी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के सबसे करीब है, वही एक प्राइवेट बिल्डिंग होगी जो बच जाएगी। फिर मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है नए एयरपोर्ट के बिल्कुल पास एक होटल का फ्यूचर कैसा होगा? ये सुनते ही सोफी एकदम चुप हो गई। वो हमेशा से तेज दिमाग वाली थी और बात तुरंत समझ गई। होटल? तुम होटल खोलने वाले हो? मार्कस, ये बहुत बड़ा जंप है। क्या तुम्हें बिजनेस चलाने के बारे में कुछ पता भी है? कोई कनेक्शंस है? रिस्क बहुत ज्यादा है। उसकी चिंता सुनकर मैंने सवाल उसी पर फेंक दिया। ज्यादा रिस्की क्या है, ये या फिर उस पुराने घर को संभाल कर रखना जिसे कोई नहीं चाहता, रोज प्लेन के शोर के बीच उसमें बैठकर धीरे धीरे बर्बाद होना? तुम्हें इन दोनों में से ज्यादा डर किस बात से लगता है? अब भी सोफी परेशान थी, लेकिन $3 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। पुराने घर को कोलेटरल रखकर भी शायद इतना लोन ना मिले और तुम्हारे पास स्टेबल इनकम का प्रूफ भी नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने रोक दिया। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। तुम प्रोफेशनल हो, मेरे लिए कोई रास्ता ढूंढो। मुझे पता है कि मैं उसे मुश्किल सिचुएशन में डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये मेरी जिंदगी बदलने का शायद आखिरी मौका था। सोफी ने गहरी सांस छोड़ी। मार्कस, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे हमेशा से थे। जब तक चुप रहते हो तो बिल्कुल चुप, और जब बोलते हो तो ऐसी बात बोल देते हो कि मेरा दिल ही रुक जाता है। ठीक है, कल अपनी प्रॉपर्टी डीड और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर शहर आ जाओ। मैं सब कुछ देखूंगी और समझूंगी कि क्या ऑप्शंस हैं। कोई प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सोफी। माहौल हल्का करने के लिए वो मजाक में बोली, अभी थैंक यू मत बोलो। जब तुम्हारा होटल खुल जाए बस मेरे लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट रिजर्व रखना, जिंदगी भर फ्री। मैं पूरी सीरियसनेस से बोला, डील। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैं अपनी सारी उम्मीदों को साथ लेकर शहर जाने वाली पहली बस में चढ़ गया। जैसे ही हम मिले, सोफी पहले से ही मेरे डॉक्यूमेंट्स पर नोट्स बना रही थी, लगातार कॉल्स कर रही थी और मुझे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ले जा रही थी। जब बैंक की रिव्यूअर्स ने मेरी प्रॉपर्टी डीड देखी, वही प्रॉपर्टी जो डेमोलिशन बाउंड्री के बाहर छोड़ी गई थी, तो सबने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। उनकी नजर में एयरपोर्ट के बीच अकेली बची हुई ये प्रॉपर्टी एक ऐसा रिस्क थी जो हर हद से बाहर था। मैं बार बार अपना बिजनेस प्लान समझाता रहा, लेकिन जब वो मुझे देखते, एक शांत और चुप रहने वाले जवान को, तो उनकी आंखों में सिर्फ शक नजर आता। उस दौरान कई बार मुझे लगा कि मैं टूटने वाला हूँ, लेकिन सोफी ने मुझे हिम्मत दी। उसने सिर्फ मेरा बिजनेस प्लान बेहतर नहीं बनाया, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि बैंक वालों से कैसे बात करनी है। इतना ही नहीं, उसने अपने पर्सनल कनेक्शंस भी यूज किए और ब्रांच मैनेजर को डिनर पर ले गई। एक हफ्ते बाद जब मेरी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, सोफी का फोन आया। दूसरी तरफ उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन एक्साइटमेंट से चमक रही थी। मार्कस, अप्रूव हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। सच में? वो भी उत्साह से बोली, हाँ, एक हफ्ते के अंदर 3 लाख युआन रिलीज हो जाएंगे। मैंने ब्रांच मैनेजर के सामने तुम्हारे लिए पर्सनल गारंटी दी, तुम्हारे प्रोजेक्ट को इस साल के प्रायोरिटी इनोवेशन पायलट के रूप में पुश किया, और आखिरकार वही बात उसे मना गई। मैं फोन पकड़े खड़ा था और मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आंखों से आंसू बिना वार्निंग के निकल आए। सोफी, थैंक यू। सोफी हंस पड़ी। पागल आदमी, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? मैंने वादा किया कि पैसे आते ही डिनर मेरी तरफ से होगा। वो फिर हंसी। डिनर रहने दो, बस होटल बना लो। मैं अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट का इंतजार कर रही हूँ। मैं कॉल कट करके खिड़की के पास गया और बाहर एयरपोर्ट के बड़े कंस्ट्रक्शन साइट को देखता रहा, जो अब पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। एक हफ्ते बाद मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। 300,000 युआन हैज बीन डिपॉजिटेड टू योर अकाउंट। मैं स्क्रीन पर दिख रहे उन जीरोस को घूरता रहा और गहरी सांस ली। टोटल 5 लाख युआन। ये सिर्फ मेरी सारी जमा पूंजी नहीं थी, ये मेरी जिंदगी की हर एक बची हुई चाल थी। मैंने खुद से कहा, मार्कस, अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर खुद ही जवाब दिया, जीतना है, सिर्फ जीतना है। पैसे आने के अगले ही दिन मैंने शहर की सबसे अच्छी आर्किटेक्चरल फर्म से कांटेक्ट किया और टाउन की सबसे मशहूर कंस्ट्रक्शन टीम को हायर कर लिया। टीम का फोरमैन अंकल श्याओ था, एक सीधा साधा और साफ बात करने वाला आदमी। उसने पुराने घर को एक नजर देखा और सर खुजाते हुए बोला, मार्कस, तुम वाकई इसे गिराकर सब कुछ नया बनाना चाहते हो? जी अंकल श्याओ। वो फिर बोला, और बनाना क्या चाहते हो? क्योंकि सच कहूँ तो पूरा एरिया एयरपोर्ट बनने वाला है। यहाँ एक नॉर्मल घर में रहना आरामदायक नहीं होगा। मैंने एक ब्लूप्रिंट निकाला। अंकल श्याओ, फिक्र मत कीजिए, डिजाइन पहले ही तैयार करवा लिया है। अंकल श्याओ ने ब्लूप्रिंट लिया, एक नजर डाली और उनकी आंखें फैल गई। हे भगवान, 4 फ्लोर्स, एक बेसमेंट और एक व्यूइंग टेरेस। तुम तो महल बना रहे हो। मैं शांति से बोला, महल नहीं, होटल। अंकल श्याओ का मुंह खुला का खुला रह गया। होटल? उसके पीछे खड़े वर्कर्स भी उतने ही हैरान थे। बिल्कुल वही एक्सप्रेशन जो बैंक रिव्यूअर्स के चेहरे पर था। अंकल श्याओ खुद को रोक नहीं पाए। मार्कस, तुम सीरियस हो? इतनी सुनसान जगह पर होटल? मैंने दूर धूल उड़ाते कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जगह ज्यादा दिन तक सुनसान नहीं रहेगी। बहुत जल्द यही पूरे अन्निंग टाउन की सबसे बिजी लोकेशन बनने वाली है। अंकल श्याओ मेरी आंखों में दिख रही पक्की डिटर्मिनेशन को देखकर चुप हो गया। वो काफी देर तक ब्लूप्रिंट को घूरता रहा, फिर उसने सर उठाकर मेरी प्रॉपर्टी की लोकेशन देखी। उसकी आंखों में अचानक कुछ बदल गया। अगले ही पल उसने जोर से अपने घुटने पर हाथ मारा। अब समझा मार्कस, तुम्हारा दिमाग कमाल का है। ये तो सबसे पहले पहुंचने वाली स्ट्रैटेजी है। वो एक्साइटमेंट से भर गया। सब लोग समझ रहे हैं कि ये जगह बेकार है, लेकिन अगर तुम यहाँ सच में होटल बना देते
लेते हो तो ये जगह सोना बन जाएगी। लोग प्लेन से उतरेंगे, थके हुए होंगे, परेशान होंगे, कौन नहीं चाहेगा कि तुरंत आराम करने की जगह मिल जाए। और तुम्हारा होटल तो वो पहली चीज होगा जो उनकी नजर में आएगी। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ कि अंकल शाओ ने इतनी जल्दी पूरा आइडिया समझ लिया। मैंने पूछा, अंकल शाओ क्या आप ये प्रोजेक्ट लेंगे? अंकल शाओ ने बिना झिझक अपने सीने पर हाथ मारा। बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? इतना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रोज थोड़ी मिलता है, फिक्र मत करो। ब्लूप्रिंट में जो लिखा है मैं बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगा, मजबूत, साफ सुथरा और टॉप क्वालिटी। जिस दिन बुलडोजर मेरे कोर्टयार्ड में घुसा, पूरा एरिया शोर से गूंज उठा। जो पड़ोसी अभी तक टाउन नहीं छोड़े थे, सब तमाशा देखने आ गए। जब उन्होंने देखा कि मेरा बचपन संभालने वाला कोर्टयार्ड बुलडोजर के लोहे के बाजू के नीचे टूटकर गिर रहा है, तो सब हैरान रह गए। मार्कस बिल्कुल पागल हो गया है, किसी ने कहा। एक ठीक ठाक घर था, उसे भी गिरा दिया, सोच क्या रहा है? दूसरा बोला, मैंने सुना है बहुत सारा पैसा ले आया है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता है। आंटी ली हाथ बांधकर खड़ी थी और तंज भरी हंसी के साथ बोली, बड़ी बिल्डिंग? मुझे तो लगता है इसके पास अकल से ज्यादा पैसा आ गया है, और जब इतनी बड़ी बिल्डिंग में अकेला रहेगा तो रात को डर नहीं लगेगा? एक और आदमी हंसकर बोला, बिल्कुल, चारों तरफ कोई पड़ोसी भी नहीं होगा, जैसे कब्रिस्तान में रह रहा हो। किसी और ने कहा, मेयर जैन के सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता था। मैं बस मलबे के बीच कंस्ट्रक्शन क्रू को काम करते देखता रहा। ज्यादा वक्त नहीं लगा और कंस्ट्रक्शन का शोर मेयर जैन तक भी पहुंच गया। वो अपनी कार में बैठा हुआ आया, खिड़की नीचे की और दूर से ही सब देखने लगा। साफ था कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद उसने सोचा था कि मैं रोऊंगा, शिकायत करूंगा या हार मान जाऊंगा, लेकिन उसकी जगह मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। फिर मेयर जैन ने कार की खिड़की से आवाज लगाई। फू, मैं उसके पास गया। कुछ काम था? उसकी आवाज में चैलेंज था। ये सब क्या कर रहे हो? रेनोवेट कर रहा हूँ। वो तुरंत बोला, रेनोवेट? पूरा घर गिरा दिया है। ये रेनोवेशन नहीं, कंप्लीट रीबिल्ड है। सारे अप्रूवल्स हैं तुम्हारे पास? हाँ हैं। मेयर जैन को उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने पेपर्स मेरी तरफ वापस फेंक दिए और चेतावनी भरी आवाज में बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाना। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक है। अगर तुमने कंस्ट्रक्शन में कोई रुकावट डाली या बिल्डिंग कोड के खिलाफ कुछ बनाया तो मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए और सीधा उसकी आंखों में देखा। फिक्र मत कीजिए, मैं जो भी करूंगा कानून के दायरे में करूंगा। मैं किसी के रास्ते में नहीं आऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि कोई मेरे रास्ते में भी नहीं आएगा। मेरी इतनी मजबूत आवाज सुनकर मेयर जैन थोड़ा हिचक गया। उसने बस एक भारी सी ग्रंट निकाली और कार तेज चलाकर निकल गया। मुझे पता था कि वो यहाँ मुझे वार्न करने और मेरी हिम्मत टेस्ट करने आया था। अगले कुछ दिनों में मैं लगभग हर रोज कंस्ट्रक्शन साइट पर होता था। खुली जमीन पर बिल्डिंग का ढांचा इतनी तेजी से खड़ा हो रहा था कि आंखों से उसकी ग्रोथ देखी जा सकती थी। हर दिन वो थोड़ा और ऊंचा हो जाता। पहले महीने में फाउंडेशन और बेसमेंट कंप्लीट हो गए, दूसरे महीने में पूरी मेन स्ट्रक्चर तैयार हो गई और आखिरकार जब चौथी फ्लोर की छत पर कंक्रीट की आखिरी लेयर डाली गई तो अंकल शाओ ने खुशी में पटाखों की लंबी लड़ी चला दी। मैं रूफटॉप टेरेस के कच्चे कंक्रीट पर खड़ा था और नीचे फैली हुई जमीन को देख रहा था। दूर आसमान में एयरपोर्ट का शेप हर दिन और साफ दिखने लगा था। मेरा होटल और एयरपोर्ट जैसे एक खामोश रेस में थे। कौन पहले तैयार होगा? उसी दिन मैं साइट पर डिजाइनर के साथ बिल्डिंग के एक्सटीरियर डिटेल्स डिस्कस कर रहा था कि अचानक एनफोर्समेंट व्हीकल्स का एक कॉन्वॉय चीखते हुए साइट में घुस आया। गाड़ियों के दरवाजे खुले और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की यूनिफॉर्म्स पहने हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोग बाहर निकले। सबसे आगे एक मिडिल एज्ड आदमी था। उसके थोड़ा पीछे मेयर जैन चल रहा था, चेहरे पर हल्की सी जीत वाली मुस्कान के साथ। उस आदमी की आवाज सख्त और तेज थी। यहाँ इंचार्ज कौन है? मैं आगे बढ़ा। मैं हूँ। उसने अपना बैज दिखाया। हम जॉइंट एनफोर्समेंट टीम से हैं। हमें कंप्लेंट मिली है कि यहाँ सीरियस कोड वायलेशंस, मेजर सेफ्टी हैजर्ड्स और एनवायरमेंटल वायलेशंस हैं। मेरा दिल एक पल के लिए डूब गया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मुसीबत आ पहुंची है। मेयर जैन एक तरफ खड़ा कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी खुशी सब कुछ बता रही थी। मैं शांति से बोला, हमारे सारे परमिट्स लीगल हैं, हमारा काम नेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। वो ठंडे लहजे में बोला, लीगल है या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, सब कुछ चेक करो, हर इंच देखो, कोई कोना मत छोड़ो। तुरंत उसकी टीम पूरी साइट पर फैल गई। कुछ लोग फायर सेफ्टी चेक करने लगे, कुछ नॉइज लेवल्स मेजर करने लगे, कुछ एयर सैंपल्स कलेक्ट करने लगे और कुछ कंस्ट्रक्शन लॉग्स पलटने लगे। अंकल शाओ और वर्कर्स हैरान रह गए। वो विरोध करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। देखने दो, क्योंकि मुझे पता था ये क्या है। मेयर जैन का बदला। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही जरूरी था कि मैं अपना दिमाग ठंडा रखूं। पूरा दोपहर साइट का काम लगभग रुक गया। हर तरफ परेशानियां खड़ी की जा रही थी। ये रीबार स्पेसिंग सही नहीं लग रही, टेप लाओ। डस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, फाइन लगेगा। फूड सर्विस हेल्थ परमिट कहाँ है, दिखाओ। मेयर जैन बार बार उस मिडिल एज्ड आदमी के कान में कुछ फुसफुसाता और फिर दोनों मेरी तरफ नफरत भरी नजरों से देखते। मैं पूरे वक्त चुप रहा और अपने फोन से उनकी हर हरकत और हर चेहरा रिकॉर्ड करता रहा। जब सूरज डूबने के करीब था तब तक उन्होंने साइट का कोना कोना उलट पुलट कर दिया था। आखिर में सब लोग इकट्ठा हुए और वो मिडिल एज्ड आदमी अपना फैसला सुनाने लगा। आज की पूरी इंस्पेक्शन के बाद हम पाते हैं कि आपकी साइट ज्यादातर रेगुलेशंस के मुताबिक है। ये लफ्ज बोलते हुए भी उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि जिस दिन मैंने होटल बनाने का फैसला किया था उसी दिन से मैंने हर डिटेल को परफेक्ट रखा था। मैंने सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर हायर किया था, हर बैच बिल्डिंग मटेरियल के लिए कंप्लायंस सर्टिफिकेट लिया था और ब्लूप्रिंट को
एक एक स्टेप पर फॉलो किया था। मेरा मकसद ऐसी बिल्डिंग बनाना था जिसमें कोई कमी ना निकाल सके। मेयर जेन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने कोई खट्टी चीज खा ली हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उम्र का कोई लड़का इतनी तैयारी के साथ काम करेगा। लेकिन फिर उस मिडिल एज्ड आदमी ने अपना लहजा बदला। लेकिन क्योंकि आपकी साइट एक मेजर गवर्नमेंट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास है और सिचुएशन स्पेशल है, पूरी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हम आपको एक हफ्ते के लिए कंस्ट्रक्शन सस्पेंड करने और फुल सेल्फ इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर देते हैं। सबसे पहले अंकल शाओ का गुस्सा फूटा। किस बेसिस पर? हमारे पास एक भी वायलेशन नहीं है, आपको हमें रोकने का हक किसने दिया? उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया। ये ऑर्डर है, मना किया तो कंस्ट्रक्शन परमिट रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन मैं उस आदमी के घटिया और घमंडी चेहरे को देखकर अचानक मुस्कुराया। फिर मैंने सीधा मेयर जैन की तरफ देखकर कहा, मेयर जैन, मेरे पास सिटी हाउसिंग अथॉरिटी, फायर ब्यूरो और एनवायरमेंटल ब्यूरो के हेड्स के डायरेक्ट नंबर्स हैं और जो वीडियो मैंने आज रिकॉर्ड की है वो मैंने अभी अभी अपने एक दोस्त को भेज दी है। वो प्रोविंशियल लेवल मीडिया आउटलेट में काम करता है। मान लो मैं आज दोपहर यहाँ जो कुछ हुआ सब उन लोगों को बता दूं, तो तुम्हें क्या लगता है फिर क्या होगा? मैं तो बस एक आम आदमी हूँ जो अपने घर की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है। ना मेरे पास पावर है, ना कनेक्शंस। अपनी रक्षा के लिए बस यही थोड़ा भद्दा सा तरीका यूज कर सकता हूँ। मेरे ये लफ्ज सुनते ही मेयर जैन के चेहरे की मुस्कान जम गई। वो मुझे घूर कर देखने लगा। आंखों में यकीन ना कर पाने वाली हैरानी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नजर में एक कमजोर आसान टारगेट, एक बिल्कुल आम आदमी के पास ऐसी चाल भी हो सकती है। वो मिडिल एज्ड आदमी माहौल बदलता देख तुरंत मेयर जैन के पास आया। मेयर जैन, आप क्या सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए? मेयर जैन ने दांत भींचकर मुझे घूरा, फिर ठंडे लहजे में बोला, इसे कंस्ट्रक्शन जारी रखने दो। ये कहकर वो बिना पीछे देखे कार में बैठ गया और उसकी पूरी सो कॉल्ड एनफोर्समेंट टीम भी जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। जैसे ही उनकी गाड़ियां गई, पूरी साइट पर खुशी की लहर दौड़ गई। अंकल शाओ और वर्कर्स ने सबने मुझे थम्स अप दिया। मार्कस, ये तो कमाल कर दिया तुमने। लेकिन सच सिर्फ मुझे पता था। जो मैंने अभी कहा था वो आधा सच और आधा झूठ था। वीडियो मैंने वाकई रिकॉर्ड की थी, लेकिन मीडिया वाले की कहानी पूरी तरह से बनाई हुई थी। मैं सिर्फ गैम्बल कर रहा था। मेरा दांव ये था कि मेयर जैन के दिल में कहीं ना कहीं डर और गिल्ट है और वो पब्लिक एक्सपोजर अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ये बाजी जीत गया, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं दूर शहर की चमकती लाइट्स की तरफ देखता रहा और फोन निकालकर सोफी को कॉल किया। हेलो सोफी, लगता है मैंने सच में बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मैं उसे दोपहर का पूरा वाकया डिटेल में सुनाता गया। जब सब कुछ खत्म हुआ तो लाइन के दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी छाई रही। मैंने पूछा, सोफी तुम अभी भी हो? उसकी आवाज थकी हुई थी लेकिन मजबूत। हाँ मार्कस, मैं यही हूँ, घबराओ मत। मैं घबरा नहीं रहा, मुझे बस ये समझना है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। सोफी ने कुछ देर सोचा। उसके एरिया में उससे सीधा टक्कर देना तुम्हारे लिए नुकसान का सौदा होगा। हमें स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। कौन सी स्ट्रैटेजी? मैंने पूछा। सोफी बोली, सुन त्जू ने कहा था, डिसिप्लिन से जीतो और सरप्राइज से वार करो। तुम्हारे पास सारे परमिट्स हैं, तुम्हारा काम पूरी तरह से लीगल है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेयर जेन बार बार तुम्हारे खिलाफ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसे कुछ मिल नहीं रहा, इसीलिए वो गंदी चालें चल रहा है। हमें वहां से अटैक करना होगा जहां से वो कभी एक्सपेक्ट भी ना करे। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और धीरे धीरे मेरे दिमाग में चल रहा तूफान शांत होने लगा। तो फिर हमें कहां से वार करना चाहिए? सोफी ने हर शब्द पर जोर देते हुए जवाब दिया। एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट अभी बन रहा है, अन्निंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोद। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। सोफी बोलती रही, तुम्हारे होटल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैंने धीरे से बोला, लोकेशन। बिल्कुल, सोफी ने जवाब दिया, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास होना, एक ऐसी लोकेशन जिसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए अब तुम अपनी सोच को अन्निंग टाउन के इस छोटे से कोने तक सीमित नहीं रख सकते और मेयर जेन जैसे छोटे आदमी पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना भी बंद करो। तुम्हें अपना गेम एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लेवल तक उठाना होगा। कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट टीम तुम्हें अपना हिस्सा समझने लगे। सोफी के लफ्ज मेरे दिमाग पर बिजली की तरह गिरे और मेरे सामने छाया हुआ धुंध हट गया। मुझे अचानक सब समझ आ गया। मेयर जेन मुझे इसलिए दबा पा रहा था क्योंकि उसकी नजर में मैं बस एक अकेला आदमी था जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन अगर मैं खुद को एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट के साथ जोड़ पाया तो मेयर जेन अगली बार कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। फिर भी एक मुश्किल थी। मैंने बोला, लेकिन मैं ये करूं कैसे? एयरपोर्ट तो प्रोविंशियल और सिटी गवर्नमेंट्स का जॉइंट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। उसके इंचार्ज लोग बहुत बड़े ऑफिशियल्स हैं, मैं उनके पास तक पहुंच भी नहीं सकता। ये सुनकर सोफी हल्की सी हंस पड़ी। सीनियर ऑफिशियल्स के पास जाने की बात किसने की? सोफी हंसकर बोली, मार्कस, क्या तुम अपना सबसे बड़ा एडवांटेज भूल गए हो? मैं हैरान हो गया। मेरा एडवांटेज? कौन सा एडवांटेज? सोफी तुरंत समझाने लगी, तुम्हारी साइट एनिंग टाउन में एयरपोर्ट साइट के अलावा एक लौती जगह है जहाँ इतने सारे वर्कर्स मौजूद हैं। एयरपोर्ट साइट पर कितने वर्कर्स होंगे? कम से कम हजारों। वो खाना कहाँ खाते हैं, रहते कहाँ हैं, जरूरी सामान कहाँ से खरीदते हैं? फिर वो बोली, जितना मुझे पता है डेडलाइन मीट करने के लिए एयरपोर्ट साइट क्लोज्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर चल रही है। सच कहूँ तो वर्कर्स की डेली लाइफ काफी बोरिंग और मुश्किल होती है। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और तुम बिल्कुल उनके बगल में हो। जैसे ही उसने ये कहा मुझे सब समझ आ गया। तुम कहना चाहती हो कि मुझे उनके बिजनेस के पीछे जाना चाहिए? सोफी की आवाज में एक्साइटमेंट आ गई। सिर्फ बिजनेस नहीं, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में एंट्री पाने का ये तुम्हारा सबसे अच्छा तरीका है। अपनी साइट पर एक छोटा टेम्पररी सर्विस एरिया खोल दो, एक छोटी शॉप, कुछ फूड स्टॉल्स, शायद एक आउटडोर मूवी स्क्रीन भी। इन्वेस्टमेंट कम लगेगा लेकिन वर्क
वर्कर्स की सबसे बड़ी डेली प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व हो जाएंगी। वो आगे बोली, तुम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे होगे, तुम कन्वीनियंस दे रहे होगे, तुम केयर दे रहे होगे। जब हजारों वर्कर्स तुम्हारे लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, तुम्हें क्या लगता है प्रोजेक्ट लीडरशिप तुम्हें कैसे दिखेगी? मैं चुपचाप सुनता रहा। सोफी ने जवाब खुद दिया, वो तुम्हें विजनरी इंसान समझेंगे, ऐसा आदमी जिसमें हिम्मत है, ऐसा पार्टनर जो वर्कर्स को खुश रखता है और प्रोजेक्ट को स्मूथली चलने में मदद करता है। जब ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा होटल एक अकेली बिल्डिंग नहीं रहेगा, वो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। फिर बताओ, क्या मेयर येन तुम्हारे पीछे पड़ने की हिम्मत करेगा? क्या वो पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? मैं फोन को मजबूती से पकड़े खड़ा था। एक्साइटमेंट से मेरा पूरा बदन कांप रहा था और कुछ पल के लिए मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। आखिर मैंने बोला, सोफी तुम जीनियस हो। सोफी हंस पड़ी। मैं जीनियस नहीं हूँ, इंस्पिरेशन तुमने दी है। जो आदमी एयरपोर्ट के बगल में होटल बनाने का आइडिया ला सकता है, वो कभी स्लो थिंकर नहीं हो सकता। फिर उसने सीरियस होते हुए कहा, इस पर जल्दी एक्शन लो। मेयर जेन के अगले मूव से पहले अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लो। मैंने तुरंत पूछा, मुझे क्या करना होगा? सोफी ने बिना देरी किए जवाब दिया, अंकल श्याओ को ढूंढो, उसके पास क्रू भी है और स्किल्स भी। टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा करना और फूड स्टॉल चलाना उसके लिए बच्चों का खेल है। सप्लाईज के लिए सीधा सिटी के होलसेल मार्केट जाओ। मैं तुम्हें कुछ कॉन्टैक्ट्स भेज दूंगी। मेरे क्लाइंट्स हैं, भरोसेमंद लोग हैं, और सबसे जरूरी बात, प्राइसेस फेयर रखना और सफाई का पूरा ध्यान रखना। हम यहाँ जल्दी पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम लोगों का ट्रस्ट जीतने आए हैं। कॉल कट होते ही मुझे लगा जैसे मेरे अंदर दोबारा जान आ गई हो। जो थकान और कंफ्यूजन मुझे पहले महसूस हो रही थी, वो सब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक नई आग और एक नई उम्मीद ने ले ली थी। उसी रात मैंने अंकल श्याओ को ढूंढ निकाला और पूरा आइडिया उसके सामने रख दिया। उसने जोर से अपने घुटने पर हाथ मारा। अब हुई ना बात। मैं तो काफी टाइम से उन एयरपोर्ट वालों के लिए बुरा महसूस कर रहा था। रोज वही कैंटीन का खाना खा खाकर उनका बुरा हाल है। इतने बोर हो चुके हैं कि और बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो हंसी के साथ बोला, हम एक फूड स्टॉल लगाते हैं, ठंडी बियर रखते हैं और बारबेक्यू स्क्यूअर्स भी। देखना वो लोग पागल हो जाएंगे। अंकल श्याओ ने सीना ठोक कर कहा, मार्कस मुझ पर भरोसा रखो, ये काम मुझे दे दो। कल ही मैं क्रू लेकर आता हूँ और जगह साफ करवाता हूँ। 3 दिन में सब रेडी। और अंकल श्याओ ने अपना वादा निभा दिया। सिर्फ 3 दिन बाद स्टील पाइप्स और कोरुगेटेड मेटल पैनल से बना एक बड़ा सा सिंपल फूड एरिया तैयार खड़ा था। मैंने उसका नाम रखा द पिट स्टॉप। वर्कर्स के लिए फ्यूल और मेरे लिए भी फ्यूल। उसी दौरान मेयर जैन के लोग चुपचाप दूर से सब देख रहे थे। उनकी नजरें हर वक्त हम पर टिकी हुई थी। मेयर के लोग चुपचाप दूर से सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हम होटल पर काम करने के बजाय एक फूड स्टॉल खड़ा कर रहे हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। द पिट स्टॉप के ओपनिंग डे पर मैंने एक छोटा सा सेरेमनी अरेंज किया। एंट्रेंस पर लाल कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर चिपका दिया, पहले 3 दिन सारे फूड और ड्रिंक्स पर 50% डिस्काउंट। मैंने अंकल श्याओ से कहा कि कुछ वर्कर्स एयरपोर्ट साइड के गेट पर जाकर फ्लाइज भी बांट दें। शाम होते होते आसमान में अभी थोड़ी रोशनी बाकी थी। जैसे ही शिफ्ट खत्म होने की बेल बजी, एयरपोर्ट साइड के गेट से सैकड़ों वर्कर्स लहर की तरह बाहर निकले। ज्यादातर धूल से लदे हुए और थकान से चूर थे। जब उन्होंने हमारी तरफ चमकती लाइट्स देखी और हवा में फैलती बारबेक्यू और स्टर फ्राई की खुशबू महसूस की तो कई लोग वहीं रुक गए। एक ने दूर से आवाज लगाई, अरे वो जगह क्या है, इतनी भीड़ क्यों है? दूसरा बोला, लगता है कोई रेस्टोरेंट है, नाम कुछ द पिट स्टॉप है। तीसरा हंसकर बोला, चलो देख कर आते हैं। पहला कस्टमर एक जवान लड़का था जो अभी भी बच्चे जैसा लग रहा था। उसने अंदर आते ही पूछा, भैया सच में यहाँ हाफ प्राइस चल रहा है? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल सच। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, एक ट्वाइस कुक पोर्क राइस बोल और साइड में 2 अंडे। अभी लाया। मैं खुद किचन में गया और कुछ ही देर में उसके सामने गर्मा गर्म भरपूर राइस बोल रख दिया। वो ऊपर रखे पोर्क के ढेर को देखकर आंखें फाड़ कर रह गया। थोड़ी देर में दूसरा कस्टमर आया, फिर तीसरा, फिर और लोग। आधे घंटे के अंदर द पिट स्टॉप खचाखच भर गया। लोग 3-4 के ग्रुप्स में बैठकर खाना और बियर के क्रेट्स ऑर्डर कर रहे थे। दिन भर का सारा प्रेशर हंसी मजाक और शोर शराबे में बदल गया। जो जगह पहले रात को बिल्कुल सुनसान रहती थी, अब जिंदगी से जगमग कर रही थी। अंकल श्याओ अपनी क्रू के साथ एक टेबल पर बैठा था। चेहरे बियर की वजह से लाल हो रहे थे। मेरे प्लान का पहला स्टेप कामयाब हो चुका था। अगले कुछ दिनों में द पिट स्टॉप और भी मशहूर हो गया। एयरपोर्ट वर्कर्स के लिए वो रोज की मेहनत भरी जिंदगी में एक छोटी सी खुशी और सुकून की जगह बन गया। फिर एक रात जब सब लोग मजे से खाना खा रहे थे, कुछ वर्कर्स की भौहों पर लकीरें पड़ गईं। साफ दिख रहा था कि जो कुछ लोग अभी अंदर आए हैं वो खाना खाने नहीं, लफड़ा करने आए हैं। मैं किचन से बाहर निकला, एप्रन खोला और शांति से पूछा, जनाब आपके लिए क्या लाऊं? उनमें से जो लीडर लग रहा था, जिंग चोंग, उसने मुझे सर से पैर तक देखा। उसकी आंखों में सिर्फ धमकी थी। तू ही ओनर है? मैंने सिर हिलाया। वो ठंडी हंसी हंसा। हम खाना खाने नहीं आए, हम प्रोटेक्शन मनी लेने आए हैं। उसने 5 उंगलियां हवा में दिखाई। अनिंग टाउन में बिजनेस करना है तो हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हर महीने इतना पैसा। मैं जवाब देता उससे पहले ही पास वाली टेबल से एक बहुत बड़ा और मजबूत आदमी खड़ा हो गया। वो एयरपोर्ट साइड का सब कॉन्ट्रैक्टर था, फोरमैन जियांग, जो लगभग रोज यहाँ आता था। उसकी भारी आवाज पूरे एरिया में गूंज उठी। तुम लोग हो कौन? खाना खा रहे वर्कर्स भी उन लोगों को घूरने लगे। सब समझ गए थे कि ये सीधे सीधे वसूली करने आए हैं। जिंग चोंग ने फोरमैन जियांग को टेढ़ी नजर से देखा। किसने तुमसे पूछा? बड़ों के मामले में दखल मत दो वरना तुम्हारा भी इलाज कर देंगे। फोरमैन जियांग बस हंस पड़ा। बिना कुछ कहे उसने टेबल पर पड़ी एक खाली बियर बोतल उठाई। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी कस दी। क्रैक! बियर बोतल उसके नंगे हाथ में टूटकर चूर चूर हो गई। ये मंजर देखते ही जिंग चोंग और उसके साथियों के चेहरों की हंसी गायब हो गई और फिर हर तरफ
से कुर्सियां खिसकने की आवाजें आईं। एक के बाद एक दर्जनों मजबूत एयरपोर्ट वर्कर्स अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन सबकी नजरें सीधी जिंग चोंग और उसकी गैंग पर टिक गईं। अचानक द पिट स्टॉप का माहौल बिल्कुल बदल गया। अब शिकार और शिकारी का फर्क साफ नजर आ रहा था। कुछ वर्कर्स के हाथ में छुरियां थीं, कुछ ने स्टूल्स उठा लिए थे, लेकिन एक भी आदमी ने एक शब्द नहीं बोला। वो बस चुपचाप हर तरफ से जिंग चोंग और उसके लोगों को घेरने लगे। ये वर्कर्स देश के हर कोने से आए हुए थे। सालों की मजदूरी और कंस्ट्रक्शन साइट्स की कठिन जिंदगी ने उन्हें सख्त बना दिया था। शायद उनके पास बड़ी डिग्रीज नहीं थी, लेकिन उनके पास एक सीधा और मजबूत उसूल था। मैंने उन्हें अच्छा खाना दिया था और सस्ते दाम पर दिया था, इसलिए वो बिना एक पल सोचे मेरे लिए खड़े हो गए। जिंग चोंग और उसकी गैंग हमेशा से शांत और सीधे साधे लोकल लोगों को डराने की आदत में थे। उन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। जिंग चोंग जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में सिर्फ दिखावा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं वॉर्न कर रहा हूँ, मेरा अंकल मेयर जैन है। फोरमैन जैंग ने जमीन पर थूक दिया। मेयर जैन तुम्हारा अंकल है तो क्या हुआ? अपने बाप को एम्परा बना लो। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना हम खुद निकालेंगे। जिंग चोंग ने कुछ और धमकियां देने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे घेरा तंग होता गया उसकी हिम्मत टूट गई। वो और उसके लोग एक दूसरे से टकराते हुए भागने लगे। चलो चलो यहाँ से। पूरे पिट स्टॉप में जोर का ठहाका गूंज उठा। मैं जिंग चोंग की बेइज्जती भरी भागती हुई पीठ को देखता रहा, फिर उन वर्कर्स की तरफ देखा जो बिना मांगे मेरे लिए खड़े हो गए थे। मेरे सीने में गर्मजोशी की एक लहर दौड़ गई। मैं फोरमैन जैंग के पास गया और गहरा झुककर बोला, फोरमैन जैंग और यहाँ मौजूद सब लोगों का दिल से शुक्रिया। फोरमैन जैंग ने हाथ हिला दिया जैसे बात ही कुछ ना हो। शुक्रिया किस बात का? हमें बस ऐसे गंदे लोग पसंद नहीं। बॉस फू, आज से ये जगह हमारी प्रोटेक्शन में है। अगली बार कोई तुम्हारे पीछे आया तो उसे हम सब का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा हॉल एक साथ गूंज उठा। बिल्कुल, हम सब का सामना करना पड़ेगा। उस पल मैं भीड़ के बीच खड़ा था और हर चेहरे को देख रहा था। सीधे, ईमानदार और सच्चे लोग। जो एहसास मुझे उस वक्त हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दूसरी तरफ कुछ दूर खड़ा मेयर जैन अपने ही भांजे को कुत्ते की तरह भागता हुआ देख रहा था। गुस्से से उसका पूरा बदन कांप रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है और मैं वो अनाथ लड़का जिसे उसने कभी सीरियस नहीं लिया था, जिसे वो देखकर भी नजरअंदाज कर देता था, अब ऐसे पर निकाल चुका था जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। ज्यादा दूर नहीं, मेरी 4 मंजिला बिल्डिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। सिर्फ आउटर फिनिशिंग बाकी थी। बहुत पहले ही मैंने उसका नाम डिसाइड कर लिया था, क्लाउड्स एज होटल। मैं खुद से एक खामोश वादा करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे कभी नीचा समझा था, एक दिन उन्हें मुझे देखने के लिए सर ऊपर उठाना पड़ेगा। जिंग चोंग और उसके लोगों के भागने के बाद पिट स्टॉप का माहौल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। फोरमैन जैंग ने टेबल पर नोटों की एक मोटी गड्डी पटक दी। बॉस फू, अगर तुम समझते हो कि हम यहाँ फ्री में खाने आए हैं तो ये पैसा वापस ले लो। हमने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि हमें तुमसे कुछ चाहिए था। हमने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम एक ऐसे जवान हो जिसने उन लोगों के सामने झुकने से मना कर दिया था। उसके लिए हिम्मत चाहिए और हम उसकी इज्जत करते हैं। मैं उनका पैसा लेने से मना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता था कि जो चीज मैंने असल में हासिल की है वो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने लोगों की वफादारी जीती थी। पिट स्टॉप की खबर जल्द ही अन्निंग एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी तक पहुंच गई। पहले तो वो लोग परेशान हो गए। उनकी नजर में हजारों वर्कर्स का किसी प्राइवेट जगह पर जमा होना एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था। कहते हैं उसी रात प्रोजेक्ट ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कुछ लोगों ने प्रपोज किया कि पिट स्टॉप को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और वर्कर्स को फिर से साइट के अंदर ही रखा जाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन हेड ने इसका जोरदार विरोध किया। अगर हम उन्हें जबरदस्ती बंद कर देंगे तो उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा और फिर किसी दिन सब कुछ फट पड़ेगा। काफी बहस के बाद एक कॉम्प्रोमाइज निकला। किसी ने कहा इसे थ्रेट समझने के बजाय कंट्रोल्ड पार्टनर क्यों न बना दिया जाए। कुछ ही दिनों बाद अन्निंग एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी की नंबर प्लेट वाली एक SUV मेरी साइट पर आकर रुकी। उसमें 30 के आसपास उम्र का एक आदमी उतरा और सीधा मेरी तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर शराफत भी थी और पर्पस भी। लग रहा था कि मेरी जिंदगी का अगला बड़ा मोड़ मेरे सामने खड़ा है। मिस्टर फू, क्या आप ओनर हैं? मैं उस आदमी को ध्यान से देखता हूँ। जी मैं ही हूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम डायरेक्टर चिन है। मैं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स हूँ। क्या आप मुझे कुछ मिनट दे सकते हैं? मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। हम दोनों पिट स्टॉप के अंदर एक खाली टेबल पर बैठ गए। मैंने उसके लिए ठंडी चाय डाली। डायरेक्टर चिन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो गर्म जोशी से मुस्कुराया। मिस्टर फू, आराम से रहिए। मैं यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आया। मैं यहाँ बिजनेस की बात करने आया हूँ। मैं थोड़ा हैरान हुआ। बिजनेस? डायरेक्टर चिन ने अपने चश्मे को ठीक किया और सीधी बात पर आ गए। जी हाँ, बहुत ध्यान से सोचने के बाद हमारी लीडरशिप एक बात पर पूरी तरह से सहमत हुई है। आपके पिट स्टॉप ने हमारे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की स्मूथ प्रोग्रेस में सच में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारे वर्कर्स को ऐसी जगह देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था ये सुनने के लिए। मैंने तो एक और कन्फ्रंटेशन के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रखा था। डायरेक्टर चिन ने अपना ब्रीफकेस खोला और एक डॉक्यूमेंट बाहर निकाला। हम आपके साथ एक ऑफिशियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। हमारी अथॉरिटी आपके पिट स्टॉप को ऑफिशियली अन्निंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेजिग्नेटेड सर्विस जोन नंबर 1 डिक्लेयर करना चाहती है। हम आपको एक ऑफिशियल प्लैक और हर महीने ऑपरेटिंग सब्सिडी भी देंगे। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। और रिक्वायरमेंट क्या है? डायरेक्टर चिन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पूरी सिंसियरिटी थी। बस एक, फूड सेफ्टी की गारंटी। प्राइसेस स्टेबल रखिए। हमारे वर्कर्स को अच्छा खाना दीजिए और उन्हें खुश रखिए। मिस्टर फू, हमें पता है कि आपके करंट प्राइसेस में लगभग कोई प्रॉफिट नहीं बचता। ये सब्सिडी इसीलिए है ताकि आप ये काम लॉन्ग टर्म तक कर सकें। आप हमारा रियर सपोर्ट संभालिए और हम एयरपोर्ट
आने पर फोकस करते हैं। मैं टेबल पर रखे एग्रीमेंट को देखता रहा। उस पर लिखा हुआ एक शब्द मेरी नजर पकड़ के बैठ गया, कोऑपरेशन। मेरी आंखों में जलन सी होने लगी। सोफी की स्ट्रेटेजी, वो ब्रिलियंट मूव, सरप्राइज से जीतने वाली चाल, उसने मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा रिजल्ट दे दिया था। अब मैं सिर्फ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का एलाई नहीं था, मैं उनका ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर बन चुका था। मैंने पेन उठाया और बिना झिझक साइन कर दिया। डायरेक्टर चिन ने मुस्कुराकर एग्रीमेंट संभाल लिया। मिस्टर फू, आपसे मिलकर खुशी हुई। आज के बाद अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत पड़े या कोई आपको परेशान करे, मुझे सीधा कॉल कीजिए। मैं डायरेक्टर चिन को बाहर तक छोड़ने गया और उसके जाते ही सोफी को फोन मिलाया। सोफी, हम कर गए। दूसरी तरफ से सोफी हंस पड़ी। मुझे पता था तुम कर लोगे मार्कस। फिर वो बोली, एक बात याद रखना, जब तुम लोगों को ऐसी वैल्यू देने लगते हो जिसे वो मना नहीं कर सकते, तब तुम वो इंसान नहीं रहते जिसे लोग पैरों तले कुचल देते हैं। तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे हर कोई अपनी साइड पर चाहता है। आज के बाद तुम्हारा गेम एक बिल्कुल नए लेवल पर है। और वाकई अगले ही दिन पिट स्टॉप की सबसे नजर आने वाली जगह पर एक नया नीला बोर्ड लग गया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अन्निंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट डेजिग्नेटेड सर्विस जोन, ऑथराइज्ड बाय अन्निंग एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी, लॉजिस्टिक्स डिवीजन। वो बोर्ड किसी पुराने जमाने के जनरल के बैटल स्टैंडर्ड की तरह था। जैसे ही वो लगा, पिट स्टॉप का पूरा माहौल बदल गया। वर्कर्स उस बोर्ड को देखते और उनकी चाल में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता। अब यहाँ आना सिर्फ खाना खाने या बियर पीने का मामला नहीं था, ये एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बेनिफिट बन चुका था। और बस ऐसे ही मैं एक कंट्रोवर्शियल आउटसाइडर से सीधा गवर्नमेंट बैक्ड बिजनेसमैन बन गया। मैं महसूस कर सकता था कि मेयर जैन की नजरें अब भी मुझ पर टिकी हुई हैं, लेकिन उस बोर्ड के लगने के बाद उसका रवैया काफी पीछे हट गया था। कम से कम अगले एक हफ्ते तक सब कुछ शांत रहा। न कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई प्रॉब्लम हुई, न पिट स्टॉप पर। लेकिन मुझे पता था कि ये सिर्फ तूफान से पहले वाली खामोशी है। मेयर जैन जैसे लोग आसानी से हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थे। और वाकई एक हफ्ते बाद मुसीबत फिर से लौट आई, लेकिन इस बार ऐसे तरीके से जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक सुबह पोक सप्लाई लाने वाला ट्रक ड्राइवर ओल्डली उदास चेहरे से मेरे पास आया। बॉस फू, माफ करना, लेकिन आज की डिलीवरी शायद नहीं पहुंच पाएगी। ये सुनते ही मेरा दिल एकदम से बैठ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ ओल्डली? उसने सिगरेट जलाई, गहरा कश लिया और भारी सांस छोड़ी। मत पूछो बॉस फू, सुबह अंधेरे में ही माल लेने गया था। आधे रास्ते में टाउन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वालों ने ट्रक रोक लिया। कहने लगी कि मैं वायोलेशन में हूँ। ट्रक सीज करने की धमकी दी और फाइन भी लगाने लगे। मैं हैरान रह गया। ओल्डली ने गुस्से और बेचैनी के साथ कहा, मेरा लोड लीगल लिमिट के आधे से भी कम था। मैंने बहस की तो बोले, या तो 10,000 युआन फाइन दो या ट्रक 1 महीने के लिए रोक देंगे। ये सुनते ही मेरा दिल डूब गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये मेयर जैन की नई चाल थी। अब वो मुझ पर सीधा वार नहीं कर सकता था, इसलिए मेरी सप्लाई चेन पर हमला कर रहा था। ओल्डली ने मजबूरी से कंधे उचकाए। और सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, आज सुबह सब्जी, तेल और चावल लाने वाले ट्रक्स भी अलग अलग चेक पॉइंट्स पर रोक लिए गए। हर ड्राइवर को अलग बहाना दिया गया, किसी को एमिशंस का इशू, किसी को पेपर वर्क का। जो भी एक्सक्यूज मिल रहा है, फाइन और इम्पाउंड कर रहे हैं। फिर उसने सीधी बात कही, अब जो भी ड्राइवर तुम्हें सप्लाई करता है, उसमें से कोई भी तुम्हारी तरफ आने की हिम्मत नहीं कर रहा। सब डरे हुए हैं। ये बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि असल वार कहाँ हुआ है। पिट स्टॉप रोज बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम करता था। अगर सप्लाई लाइन कट गई तो 2 दिन के अंदर पूरा ऑपरेशन रुक सकता था। दोपहर तक शॉर्टेज नजर आने लगी। कई डिशेज अनअवेलेबल हो गई थी। वर्कर्स समझदारी दिखाते हुए बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, लेकिन उनकी आंखों में जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो मुझसे छुपी नहीं। मेरे अंदर टेंशन बढ़ने लगी। मैंने तुरंत डायरेक्टर चिन को फोन किया और पूरी सिचुएशन समझा दी। डायरेक्टर चिन फोन पर ही फट पड़ा, ये हद है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के नॉर्मल ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस है। उसने वादा किया कि वो तुरंत टाउन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगा, लेकिन 1 घंटे बाद उसका फोन वापस आया। इस बार उसकी आवाज में थकान थी। मिस्टर फू, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि सब ठीक कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पर उनके लोग सामने हाँ बोलते हैं और पीछे वही करते रहते हैं। चेक पॉइंट्स अभी भी लगे हुए हैं। उसने निराश होकर कहा, ये लोकल प्रोटेक्शनिज्म है, इनका अपना नेटवर्क है। हम कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी हैं, लोकल गवर्नमेंट पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। ये लोग बस टाइम पास कर रहे हैं और हमें घुमा रहे हैं। कॉल खत्म होते ही मुझे समझ आ गया कि किसी और पर भरोसा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुझे खुद रास्ता निकालना पड़ेगा। मैंने तुरंत सोफी को फोन लगाया। सोफी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जो होलसेल मार्केट कॉन्टैक्ट्स तुमने दिए थे, क्या वो अभी भी अवेलेबल हैं? सोफी ने बिना देरी किए जवाब दिया, बिल्कुल। क्या हुआ? मैंने उसे मेयर जैन की नई चाल और सप्लाई क्राइसिस के बारे में सब कुछ बता दिया। कुछ पल के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। फिर सोफी धीरे से बोली, ये बहुत ही गंदी चाल है। वो तुम्हें कोने में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। मार्कस, तुम्हारा प्लान क्या है? मैं तुरंत बोला, मैं सिटी से डायरेक्ट सोर्सिंग करूंगा। सोफी ने प्रैक्टिकल कंसर्न उठाया, ये लंबा रूट है, कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी और तुम्हारे पास खुद का ट्रक भी नहीं है। मैं शांत लहजे में बोला, ट्रक रेंट कर लूंगा या सेकंड हैंड खरीद लूंगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे नहीं डराती। डायरेक्टर चिन की सब्सिडी उसे कवर कर लेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे अपनी सप्लाई लाइन खुद कंट्रोल करनी है। मैं दोबारा किसी को अपनी गर्दन पर हाथ रखने का मौका नहीं दूंगा। सोफी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज में सच्चा रिस्पेक्ट था। गुड, यही स्पिरिट है, यही असली तुम हो। फिर वो बोली, ट्रक की टेंशन मत लो, मेरा एक क्लाइंट यूज्ड व्हीकल बिजनेस में है। मैं उससे बोलकर तुम्हारे लिए एक मजबूत और रिलायबल ट्रक ढूंढवा देती हूँ। पेपर वर्क मैं हैंडल कर लूंगी और पैसे भी फिलहाल मैं एडवांस कर दूंगी। इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो। उसने आगे कहा, मैं होलसेल मार्केट से भी बात करती हूँ। तुम्हारे
लिए बेस्ट क्वालिटी स्टॉक रिजर्व करवाऊंगी और सबसे अच्छे होलसेल रेट्स भी। फिर सोफी ने वो बात कही जो सीधा मेरे दिल तक उतर गई। मार्कस, एक बात याद रखना, अर्निंग टाउन एक छोटा सा तालाब है और मेयर जेन उस तालाब की बड़ी मछली, लेकिन उसे उस तालाब से बाहर निकाल दो तो वो कुछ भी नहीं। तुम्हें अपनी जड़ों को उस छोटे तालाब में नहीं बल्कि खुले समंदर में जमाना है। सोफी के ये लफ्ज मेरे दिमाग पर बजिए की तरह गिरे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं सिर्फ एक फूड स्टॉल या होटल नहीं बना रहा था, मैं अपना पूरा फ्यूचर बना रहा था, और वो फ्यूचर अर्निंग टाउन की छोटी सियासत से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं इतने दिनों से इसी सोच में उलझा हुआ था कि मेयर जेन को उसके अपने ग्राउंड पर कैसे हराऊं, जबकि मैं उससे बाईपास करके कहीं ज्यादा बड़ी स्टेज पर अपनी जगह बना सकता था। 2 दिन बाद एक पुरानी सी नीली पिकअप ट्रक मेरी साइट पर आकर रुकी। सोफी खुद उसे ड्राइव करके लाई थी। उसने चाबी मेरे हाथ में रख दी। लाइसेंस को है ना? मैं भरोसे के साथ बोला। ऑफ कोर्स, कॉलेज में बनवाया था, बस काफी टाइम से ड्राइव नहीं किया। सोफी मुस्कुराई। ये ट्रक काफी मजबूत है, बस चलाते रहना। फिर उसने कार्गो बेड खोला, वो पूरा ताजा सामान से भरा हुआ था। हंसकर बोली, मार्केट से आते वक्त तुम्हारी पहली सप्लाई भी ले आई हूँ, क्वालिटी चेक कर लो। मैं ट्रक में रखे ताजे इंग्रेडिएंट्स को देखता रहा, फिर सोफी की तरफ देखा जो लंबी ड्राइव के बाद धूल से पटी हुई थी। मेरे गले में कुछ अटक सा गया। सोफी, उसने तुरंत मेरा कंधा थपथपाया। बस अब इमोशनल मत हो, जल्दी अनलोडिंग शुरू करो। वर्कर्स खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं, और जब तुम्हारा होटल खुल जाए तो मेरे लिए कुछ प्रेसिडेंशियल स्वीट्स बचाकर रखना। उसी शाम पिट स्टॉप में पहले से भी ज्यादा वैरायटी का खाना सर्व हुआ। जब वर्कर्स को पता चला कि मैं खुद शहर से दर्जनों किलोमीटर ड्राइव करके उनके लिए ये सारा सामान लेकर आया हूँ तो सब हैरान रह गए। फोमेन जियांग एक बोल लिकर लेकर मेरे पास आया। उसका चेहरा जज्बात से लाल हो रहा था। बॉस फू, पूरी जिंदगी में मैंने बहुत कम लोगों को रिस्पेक्ट दिया है, तुम उनमें से एक हो। जो तुमने किया है उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं। फिर उसने जोर से कहा, पिट स्टॉप हम सबका घर है, जो भी हमारे घर को छुएगा उसे हम सबसे निपटना पड़ेगा। तुरंत सैकड़ों वर्कर्स एक साथ गरजे, जो हमारे घर को छुएगा उसे हम सबसे निपटना पड़ेगा। उस पल मुझे समझ आ गया कि मेयर जेन की चाल पूरी तरह उल्टा असर कर गई थी। वो मुझे तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने मुझे इन वर्कर्स के और भी करीब कर दिया था। जिस दिन मेरे पास अपना ट्रक और अपनी इंडिपेंडेंट सप्लाई लाइन आ गई, उस दिन से पिट स्टॉप की नींव सच में मजबूत हो गई। मैंने अपनी पूरी एनर्जी दोबारा होटल कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। सोफी ने जो डिजाइनर ढूंढा था वो लाजवाब था। उसका मॉडर्न मिनिमलिस्ट डिजाइन होटल को ऐसा बना रहा था जैसे आसपास के मलबे और कंस्ट्रक्शन के बीच कोई बिल्डिंग फ्यूचर से उठाकर यहाँ रख दी गई हो। इसी दौरान डायरेक्टर चिन की सलाह पर मैंने एक छोटा कन्वीनियंस स्टोर भी खोल दिया। उसमें सिगरेट्स, स्नैक्स और रोजमर्रा का सामान रखा गया। मैंने कुछ वॉशिंग मशीन्स भी लगवा दी ताकि वर्कर्स लॉन्ड्री सर्विस यूज कर सके। धीरे धीरे पिट स्टॉप एक पूरी मिनी कम्युनिटी बन गया जो वर्कर्स की लगभग हर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, और उन्हीं वर्कर्स की जुबानी मेरा नाम पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में फैलने लगा। अब हर कोई जानता था कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास मार्कस फू नाम का एक यंग ओनर है। एक दोपहर में पिट स्टॉप में अकाउंट्स चेक कर रहा था कि डायरेक्टर चिन एक छोटे ग्रुप के साथ अंदर आया। ग्रुप के आगे लगभग 45 साल का एक आदमी था। उसके साथ 2 यंग असिस्टेंट्स थे। एक के हाथ में नोटपैड था और दूसरे के पास कैमरा। डायरेक्टर चिन ने गर्मजोशी से इंट्रोडक्शन करवाया। मिस्टर फू, मिलाइए, ये सदर्न एयरलाइंस हेडक्वार्टर्स के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हेड हैं मिस्टर चेन। ये फ्यूचर एयरलाइन ऑपरेशंस के लिए एयरपोर्ट का प्रिलिमिनरी सर्वे करने आए हैं। मेरे अंदर कुछ हिल सा गया। मैं तुरंत खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाया। मिस्टर चेन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर चेन ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ मेरा हाथ मिलाया। मिस्टर फू, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। डायरेक्टर चिन पूरे रास्ते आपकी तारीफ करते आए हैं। मैं तुरंत मॉडेस्ट बन गया। डायरेक्टर चिन बहुत मेहरबान है, लेकिन मिस्टर चेन सीधा मुद्दे पर आ गए। हम अभी एयरपोर्ट साइड का टूर करके आ रहे हैं और वापस आते वक्त आपकी बिल्डिंग पर नजर पड़ी। डिजाइन काफी इंप्रेसिव है। डायरेक्टर चिन ने बताया कि ये एक होटल है जो जल्दी ओपन होने वाला है। क्या ये आपका है? मैंने सिर हिलाकर बोला, जी हाँ। मिस्टर चिन ने बिना वक्त गवाए पूछा, क्या आप हमें इसका टूर दे सकते हैं? मैंने हल्का सा मुस्कुराया, बिल्कुल, मेरे लिए खुशी की बात होगी। मेन अकाउंट्स की किताब बंद करके उन्हें होटल की तरफ ले गया। रास्ते भर मिस्टर चैन मुझसे कई सवाल पूछते रहे और मैं हर सवाल का शांत और साफ जवाब देता गया। जब मैं उन्हें होटल के लॉबी में ले गया जो अभी रेनोवेशन के बीच में था, तो सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। वहां से दूर एयरपोर्ट साइट पर काम करते टावर क्रेन्स साफ नजर आ रहे थे और थोड़ी सी इमेजिनेशन ही काफी थी ये देखने के लिए कि बहुत जल्द उन क्रेन्स की जगह चांदी जैसे चमकते एरोप्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे होंगे। वो नजारा वाकई अलग ही था। मिस्टर चैन ने हैरानी से सर हिलाया। कमाल है मिस्टर फू, जब सब लोग कॉम्पनसेशन के पैसे के बारे में सोच रहे थे तब आपने इस जगह की फ्यूचर वैल्यू देख ली। उनका असिस्टेंट लगातार कैमरा से फोटोज ले रहा था। हम रूफटॉप व्यूइंग टेरेस पर पहुंचे और वहां खड़े होकर पूरा एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट नीचे फैला हुआ दिख रहा था। मिस्टर चैन कुछ देर होराइजन की तरफ देखते रहे, फिर धीरे से बोले, हमारी एयरलाइन के क्रू मेंबर्स को हर सिटी में रेस्ट अकोमोडेशन चाहिए होती है। हमारे पार्टनर होटल्स के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। सेफ्टी, प्राइवेसी और कन्वीनियंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, आपके होटल के पास एक ऐसा जियोग्राफिकल एडवांटेज है जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये एयरपोर्ट के सबसे करीब बिल्डिंग है, हमारे प्लान स्टाफ डॉर्मेट्री से भी करीब। उनकी आंखों में कैलकुलेशन की चमक थी। मिस्टर फू, जब आपका होटल ऑफिशियली ओपन हो जाए तो क्या सदर्न एयरलाइंस के रेजिग्नेटेड क्रू लेओवर होटल बनने में इंटरेस्टेड होंगे? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। एक एयरलाइन के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट का मतलब था सबसे स्टेबल और हाईएस्ट क्वालिटी गेस्ट्स। होटल खुलने से पहले ही मुझे वो मौका मिल रहा था जिसका मैंने सपना देखा था। मैंने
मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और सीधा जवाब दिया, बिल्कुल। मिस्टर चैन ने संतुष्टि से सर हिलाया। अच्छा, होटल कंप्लीट होने के बाद हम एक प्रोफेशनल इवैल्यूएशन टीम भेजेंगे। अगर सब स्टैंडर्ड्स पास हो गए तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करेंगे। मैंने सच्ची कद्र के साथ बोला, थैंक यू मिस्टर चैन। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक बिजनेस कार्ड निकाला और मुझे दे दिया, कॉन्टैक्ट में रहिए। मिस्टर चैन और उनकी टीम के जाने के बाद मैं रूफटॉप पर अकेला खड़ा रहा। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और मुझे लग रहा था जैसे ये सब एक सपना हो। मैं नीचे जाने ही वाला था कि मेरी नजर दूर एक कच्ची सड़क के किनारे खड़ी एक कार पर पड़ी। वो मेयर जैन की कार थी। कार के अंदर वो खुद बैठा था और उसके साथ एक और आदमी भी था। मेयर जैन होटल की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी से कुछ कह रहा था। मैं शांत रहा और सीधा नीचे आ गया। मैंने सोफी को मैसेज भेजा, मेरे लिए एक आदमी के बारे में पता करो। फिर मैं दोबारा रूफटॉप पर गया, फोन निकाला और जूम करके उन दोनों की एक धुंधली सी फोटो ले ली। मैंने फोटो भेजते हुए लिखा, मेयर जैन के साथ सूट पहना हुआ जो आदमी बैठा है उसके बारे में सब कुछ चाहिए, जितनी डिटेल मिल सके। सोफी का रिप्लाई लगभग तुरंत आ गया, कोई प्रॉब्लम? मैंने जवाब दिया, शायद असली वाली। फोन रखने के बाद मैं कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्रेंस पर गया और अंकल श्याओ को ढूंढ निकाला। अंकल श्याओ, एक मदद चाहिए। उसने बिना सोचे जवाब दिया, मार्कस बस बोल दो। मैंने कहा, मुझे एक साइन बनवाना है, सबसे अच्छी लकड़ी का, हैंड कार्व। अंकल श्याओ ने हैरानी से पूछा, उस पर लिखना क्या है? मैंने पेन और कागज निकाला और धीरे धीरे 8 अक्षर लिखे, नो एंट्री फॉर नॉन गेस्ट्स। अंकल श्याओ कुछ पल तक उस लाइन को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। समझ गया, ये कुछ खास लोगों के लिए मैसेज है। फिर वो बोला, मैं टाउन के सबसे अच्छे कारपेंटर को अभी ढूंढता हूँ, ये साइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 3 दिन बाद एक ही टुकड़े के रोजवुड से तराशा गया शानदार साइन मेरे होटल कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्रेंस पर सबसे नजर आने वाली जगह पर खड़ा था। जैसे ही वो साइन लगा, हर किसी की नजर उस पर पड़ने लगी। वर्कर्स जब पिट स्टॉप की तरफ जाते हुए उसके पास से गुजरते तो रुक कर पढ़ते और फिर मुस्कुराने लगते। वही समझदार मुस्कान। सबको पता था कि ये साइन असल में किसके लिए था और जाहिर सी बात है, मेयर जैन ने भी उसे देखा। उसे बिल्कुल पता था कि नॉन गेस्ट्स का मतलब कौन है, वो खुद और उसका वो मिस्टीरियस गेस्ट। ये मेरी तरफ से सबसे सीधा और साफ मैसेज था, तुम देख सकते हो लेकिन अंदर नहीं आ सकते। मेरा सीधा मैसेज था, मेरी टेरिटरी में घुसकर जासूसी करने की तुम्हारी कोई औकात नहीं। उसी शाम सोफी का फोन आया। मैंने उस आदमी के बारे में सब कुछ निकाल लिया। मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया। कौन है वो? सोफी ने बिना वक्त गवाए जवाब दिया, उसका नाम विक्टर जी है, वो ह्यू कैपिटल का ओनर है। फिर उसकी आवाज और सीरियस हो गई। उसकी स्पेशलिटी है हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स ढूंढना जहां लीगल डिस्प्यूट्स या कोई कमजोरी हो। फिर वो ओनर्स को प्रेशर में लाकर बहुत कम दाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेता है, उसे रीपैकेज करता है और फिर ह्यूज प्रॉफिट पर बेच देता है। सालों में उसने बहुत लोगों को बर्बाद किया है। टूटी हुई फैमिलीज और खत्म हुई जिंदगियां उसके पीछे छोड़ी हुई हैं। सोफी की हर बात मेरे दिल पर बोझ डाल रही थी। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन उसका मेयर जैन से क्या कनेक्शन है? सोफी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने बिजनेस रजिस्ट्री चेक की। विक्टर जी की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पिछले महीने मेयर जैन के भाई के साथ मिलकर एक नई कंपनी रजिस्टर की है। मैं चुप रहा। सोफी ने नाम बताया, एनिंग एयरसाइट सर्विसेज लिमिटेड। फिर उसने पूछा, गैस करो उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है? जैसे ही उसने ये कहा, मेरे दिमाग में सब कुछ एकदम साफ हो गया। मेरी प्रॉपर्टी, मैंने धीरे से बोला। सोफी की आवाज ठंडी हो गई। एग्जैक्टली, तुम्हारी जमीन का एड्रेस। उस पल सारी पजल के पीसेस अपनी जगह फिट हो गए। मेयर जैन ने कभी मुझे चैन से जीने देने का इरादा रखा ही नहीं था। उसने डिमोलिशन बाउंड्री जानबूझकर मेरी प्रॉपर्टी के आसपास खींची थी, क्योंकि उसे पता था कि एयरपोर्ट के बाद इस जमीन की कीमत आसमान छू लेगी। उसने अपने भाई और विक्टर जी के साथ मिलकर पहले ही प्लान बना लिया था कि ये जमीन किसी न किसी तरीके से उनके हाथ में आ जाए। लेकिन मेरा होटल उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था, इसलिए वो मुझे हर हाल में हटाना चाहते थे और फिर मेरा होटल उनका होटल बन जाता। जो छोटी मोटी चालें उन्होंने पहले चल रखी थी वो सिर्फ शुरुआत थी। असली शिकारी अब गेम में उतर चुका था। मैं थोड़ी चिंता के साथ पूछा, अब वो क्या करेगा? सोफी ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, विक्टर जी के पास हमेशा 3 मूव्स होते हैं। पहला, रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करना, तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देना ताकि लोग तुम पर शक करने लगे और तुम्हारे पार्टनर्स भी तुमसे दूर हो जाएं। दूसरा, लॉ सूट्स और लीगल अटैक्स, झूठे केसेस और कंप्लेंट्स के थ्रू तुम्हारा पैसा और एनर्जी खत्म करना। तीसरा, तुम्हारी फाउंडेशन तोड़ना, तुम्हारे कैश फ्लो, सप्लायर्स और लोगों को टारगेट करना जब तक तुम अंदर से टूट न जाओ। फिर वो बोली, और जब तुम कमजोर हो जाते हो तब वो हीरो बनकर आता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए एक बेइज्जती भरा ऑफर देता है और तुम मजबूरी में सब कुछ उसके हवाले कर देते हो। मैं काफी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, समझ गया। कुछ पल बाद मैंने और मजबूत आवाज में कहा, अगर वो खेलना चाहता है तो फिर मैं भी आखिरी चाल तक खेलूंगा। सोफी की आवाज में चिंता थी। मार्कस, मैंने उसकी बात काटकर बोला, विक्टर जी और उस कंपनी की हर मूव पर नजर रखो। मुझे उसकी प्लानिंग का हर स्टेप पता होना चाहिए और मैं सदर्न एयरलाइंस वाली डील को जितनी जल्दी हो सके फाइनल करूंगा। मुझे एक पावरफुल एलाय चाहिए और होटल को जल्द से जल्द ओपन करना होगा। जैसे ही रेगुलर कैश फ्लो शुरू होगा मैं उसे ज्यादा देर तक टिक सकता हूँ। मैं एक ही सांस में सब कह गया। सोफी ने गहरी सांस छोड़ी। मार्कस, तुम सच में बड़े हो गए हो। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। एंट्रेंस पर लगा हुआ नो एंट्री फॉर नॉन गेस्ट्स का बोर्ड हवा में हल्का सा हिल रहा था। मैंने धीरे से बोला, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। ये दुनिया आंसुओं की परवाह नहीं करती। अगर जिंदा रहना है तो दुश्मन से ज्यादा सख्त बनना पड़ता है। लेकिन विक्टर जी ने मेरी सोच से भी ज्यादा तेजी से वार किया। सिर्फ एक रात में एनिंग टाउन के लोकल फोरम्स और शहर के
कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे खिलाफ आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई। हर हेडलाइन शॉक देने के लिए बनाई गई थी। एयरपोर्ट के पास उगता हुआ इलीगल कैंसर, किसने दिया इस आदमी को सिटी प्लानिंग को चैलेंज करने का हक? एक जवान के पास 5 लाख युवान कहां से आए? क्लाउड्स एज होटल के पीछे छुपा सच। सेफ्टी अलर्ट, रनवे से 300 फीट के अंदर होटल, फ्यूचर फ्लाइट्स के लिए खतरा। हर आर्टिकल में मुझे एक लालची और शेडी इंसान के रूप में दिखाया गया था जो पैसे के लिए पब्लिक सेफ्टी को भी रिस्क में डालने को तैयार है। मेरे लोन को भी सस्पिशियस बताया गया। कुछ आर्टिकल्स तो इशारा कर रहे थे कि मैंने बैंक और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ सीक्रेट डील्स की हैं। सोफी और डायरेक्टर चिन को भी घसीटा गया। सीधे नाम नहीं लिए गए, लेकिन इतना जरूर लिखा गया कि लोगों के दिमाग में शक पैदा हो जाए। और मुझे पता था ये सिर्फ विक्टर जी की पहली चाल थी। असली जंग अब शुरू हुई थी। वो आर्टिकल्स वायरस की तरह फैल गए। एनिंग टाउन के लोग पहले ही मेरे बारे में क्यूरियस और थोड़े जेलस थे। अब तो हर जगह बस मेरी ही बात हो रही थी। देखा, इतना छोटा लड़का इतना सब कैसे कर सकता है? पक्का कोई बड़ा आदमी पीछे है। दूसरा बोलता, अब मजा आएगा, देखते हैं इस मुश्किल से कैसे निकलता है। आंटी ली तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो हर आर्टिकल को नेबरहुड ग्रुप चैट में शेयर करती और अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर लिखती। जब लोग अपनी औकात से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो आखिर में ऐसा ही होता है। ये बैकलैश बहुत जल्दी एनिंग एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी तक भी पहुंच गया। डायरेक्टर चिन ने तुरंत मुझे फोन किया। उसकी आवाज में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। मार्कस, क्या तुमने ऑनलाइन वाले आर्टिकल्स देखे? यहाँ लीडरशिप इस मामले को बहुत सीरियसली ले रही है। बहुत प्रेशर बन रहा है। मैं शांत रहा। देखें डायरेक्टर चिन, फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। सच अपने आप बोलता है। कॉल खत्म करने के बाद मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि अंकल श्याव गुस्से से लाल चेहरा लिए मेरे पास आ गए। मार्कस, अब हद हो गई। मैं हैरान हुआ। क्या हुआ अंकल श्याव? वो तुरंत बोला, शहर की एक कंपनी रेडफील्ड कंस्ट्रक्शन आज साइट पर लोग भेजकर मेरे सीनियर वर्कर्स को नाम लेकर पूछ रही थी। डबल सैलरी और फुल बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं। कुछ जवान वर्कर्स तो सीरियसली सोच भी रहे हैं। मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत उन वर्कर्स के पास गया जो हिचकिचा रहे थे। मैं ना चिल्लाया ना धमकाया, मैं बस शांति से उनकी तरफ देखता रहा। फिर धीरे से बोला, हर आदमी अपने लिए बेहतर जिंदगी चाहता है। मैं समझता हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगा। तुम्हारा एक एक पैसा पूरा मिलेगा। मैं थोड़ा रुक कर बोल, लेकिन जो भी उस दरवाजे से बाहर जाएगा, क्लाउड्स एज होटल उसके लिए हमेशा के लिए बंद रहेगा। इतना कहकर मैं मुड़ गया और चल दिया। वो सब चुप खड़े एक दूसरे को देखते रहे। आखिर में एक भी आदमी नहीं गया। शायद वो दुनिया के सबसे वफादार लोग नहीं थे, लेकिन इतना जरूर समझते थे कि कौन कुछ बना रहा है और कौन सिर्फ तोड़ना चाहता है। अंकल श्याव की टीम टूटने से बच गई, लेकिन मुसीबत वहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन मुझे कोर्ट का समन मिला। एक ग्रीन टेक कंपनी जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, मुझ पर 1 मिलियन युआन का केस कर रही थी। उनका दावा था कि मेरे कंस्ट्रक्शन की नॉइस और लाइट्स उनके प्रिसिजन इक्विपमेंट को डैमेज कर रही और होटल को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। जब मैंने उनका रजिस्टर्ड एड्रेस चेक किया तो वहाँ सिर्फ खाली जमीन थी, कुछ भी नहीं। ये एक फेक लॉ सूट था, बिल्कुल साफ। मकसद सिर्फ मुझे उलझाकर पैसे और एनर्जी खत्म करना था। मेरे पास लॉयर हायर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पैसे पहले ही तंग थे, अब एक और बड़ा खर्चा मेरे सर पर आ गिरा। मैं रोज सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद ले रहा था। दिन में साइट संभालता, वर्कर्स को शांत रखता और लॉयर से मिलता। रात को खुद ट्रक चलाकर शहर जाता, सप्लाई लेकर वापस आता और फिर पिट स्टॉप चेक करता। प्रेशर इतना बढ़ गया था कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। जिंदगी में पहली बार मुझे खुद पर शक होने लगा था। मेरा दुश्मन एक बड़ा इन्वेस्टर था जिसके पास पैसे, एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल टीम थी, और मेरे पास क्या, बस एक छोटी टीम और जिद। तभी सोफी का फोन आया। मार्कस, डरना मत, मुझे पता है क्या हो रहा है। ये उसकी सिग्नेचर स्ट्रेटेजी है। बहुत लोग इसी जगह पर टूट जाते हैं, लेकिन तुम नहीं टूटोगे। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि सोफी ने कहा, अभी पिट स्टॉप के बाहर जाओ। मैं हैरान था, लेकिन फोन हाथ में लिए बाहर निकल आया। पिट स्टॉप के सामने खुली जगह पर शिफ्ट खत्म करके आए हुए दर्जनों वर्कर्स इकट्ठा बैठे थे। सबके हाथ में फोन था। वो हर स्मीयर आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में टूट पड़े थे। बकवास, बॉस फू का खाना एनिंग टाउन में सबसे सस्ता और सबसे साफ है। मैं रोज क्लाउड्स एज साइट पर काम करता हूँ। यहाँ की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स शहर के कई बड़े प्रोजेक्ट से बेटर हैं। जो भी झूठ फैला रहा है पहले मुझसे बात करे। अगर ये होटल इलीगल है तो दुनिया में कोई बिल्डिंग इलीगल नहीं है। बॉस फू के सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली इन ऑर्डर हैं। हम बॉस फू के साथ हैं। इन पीछे से वार करने वालों को एक्सपोज करो। उनकी लैंग्वेज कभी कभी बहुत रफ थी। कुछ कमेंट्स तो इतने गंदे थे कि शायद मॉडरेशन भी उन्हें हटा दे, लेकिन एक बात साफ थी, वो जानते थे कि किसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है और उस इंसान के लिए वो खड़े हो गए थे। मैं उन्हें देखते हुए चुप खड़ा रहा। मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं, शुक्राने के। उसी पल मुझे एक बात समझ आ गई। विक्टर जी के पास पैसा था, उसके पास टीम थी, उसके पास स्ट्रैटेजी थी, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज थी जो वो कभी खरीद नहीं सकता था, लोगों का सच्चा भरोसा और वफादारी। मेरे पास लोग थे और ये वो ताकत थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। मैं गहरी सांस लेकर उन वर्कर्स की तरफ बढ़ा। जैंग, सब लोग। फोरमैन जैंग ने मुझे देखते ही एक बड़ी सी मुस्कान दे दी। थैंक यू। मैं हैरान हुआ, किस बात के लिए? वो हंस पड़ा। हम बस ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अच्छे लोगों को दबाया जाए। एक और वर्कर बीच में बोल पड़ा, बॉस फू, डरो मत, हजारों लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर किसी ने तुम्हें एक उंगली भी लगाई तो हम उनका पूरा ऑपरेशन उलट देंगे। मैं उन सबके चेहरों को देखता रहा। सीधे साधे, ईमानदार और टूटने से इनकार करने वाले लोग। उसी पल मेरी सारी उलझन और डर हवा हो गया। मैं सीधा खड़ा हुआ और सदर्न एयरलाइंस के मिस्टर चैन का नंबर मिलाया। मिस्टर चैन, मैं मार्कस फू बोल रहा हूँ। शायद आपने ऑनलाइन चल रही अफवाहों के बारे में देख लिया होगा। मैं उनका सफाई देने के लिए फोन नहीं कर रहा, मैं बस
बस आपको और आपकी इवैल्यूएशन टीम को इनवाइट करना चाहता हूँ। आप जब चाहें आकर होटल को खुद इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक पल रुका और फिर बोला, और मैं आपसे एक बेट लगाना चाहता हूँ। अगर हम आपकी इवैल्यूएशन पास कर लेते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम तुरंत अग्रीमेंट साइन करें। बदले में मैं सदर्न एयरलाइंस को पहले 3 सालों के लिए 20% डिस्काउंट दूंगा, और अगर हम फेल हो जाते हैं तो आपकी पूरी टीम के ट्रैवल एक्सपेंसेस मैं खुद पे करूंगा। मैं अपनी रेपुटेशन और अपना फ्यूचर दांव पर लगा रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। मिस्टर चेन वाकई सरप्राइज हो गया था। फिर उसकी आवाज आई, मिस्टर फू, तुम में हिम्मत है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ठीक है, 3 दिन में मैं अपनी बेस्ट इवैल्यूएशन टीम लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। मैंने बिना झिझक बोला, आपको मेरा वादा है। कॉल खत्म होते ही मैं सीधा अंकल शाओ के पास गया। अंकल शाओ, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। होटल को इवैल्यूएशन टीम के लिए रेडी करना है। मैंने अपने पास बचा हुआ हर आखिरी पैसा इस फाइनल स्प्रिंट में डाल दिया। हमने सिर्फ उन एरियाज पर फोकस किया जो होटल की असली वैल्यू दिखाते थे। हर चीज को परफेक्ट बनाना था। जो डेकोरेटिव डिटेल्स ज्यादा वक्त लेती थी उन्हें फिलहाल साइड कर दिया गया। मैं हर वर्कर से सिर्फ एक बात कहता, हम रेनोवेशन नहीं कर रहे, हम जंग लड़ रहे हैं। ये लफ्ज सुनते ही सबके अंदर आग लग गई। फोरमैन जियान और उसकी टीम ने बिना पूछे वॉलंटियर कर दिया। एयरपोर्ट साइट पर पूरी शिफ्ट करने के बाद भी वो सीधा मेरे साइट पर आ जाते। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और क्लाउड्स एज होटल के वर्कर्स के बीच एक अजीब और मजबूत रिश्ता बन चुका था। दिन में वो एयरपोर्ट के लिए पसीना बहाते, रात में टेम्पररी फ्लड लाइट्स के नीचे मेरे होटल के लिए काम करते। साइट 24 घंटे रोशनी और एक्टिविटी से जगमगाती रहती। काम कभी रुकता ही नहीं था। जो भी ये सब देखता हैरान रह जाता। 3 दिन बाद जब मिस्टर चेन सदर्न एयरलाइंस की इवैल्यूएशन टीम के साथ वापस आया तो होटल को देखकर सब कुछ पल के लिए रुक गए। सिर्फ कुछ दिनों में बिल्डिंग का रूप ही बदल चुका था। कोर एरियाज अब सच में एक 5 स्टार होटल का एहसास देते थे। मैं उन्हें रूफटॉप ऑब्जर्वेशन टेरेस पर ले गया। वहाँ कंफर्टेबल आउटडोर फर्नीचर लग चुका था। मैं मुस्कुराया, मिस्टर चेन प्लीज बैठिए। मैंने सबके लिए गर्म चाय डाली। ये क्लाउड्स एज होटल का क्रू एग्जीक्यूटिव लाउंज होगा। सदर्न एयरलाइंस का हर क्रू मेंबर जो यहाँ रुकेगा उसे शहर का सबसे बेहतरीन व्यू और सच में रिलैक्स करने की जगह मिलेगी। मिस्टर चेन ने चाय का कप हाथ में लिया और दूर दिखते बड़े टर्मिनल को देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी इस फ्यूचर को देख सकता हो। उसके पीछे इवैल्यूएशन टीम होटल के हर कोने में फैल गई। इंस्ट्रूमेंट्स निकले, मेजरमेंट्स हुए, टेस्ट्स हुए। मेरा दिल गले में अटका हुआ था। लगभग 1 घंटे बाद सब टेस्ट्स कंप्लीट हो गए। टीम का लीड टेक्निकल ऑफिसर, चश्मा पहने एक आदमी, एक फ्रेश रिपोर्ट लेकर मिस्टर चेन के पास आया। मिस्टर चेन ने रिपोर्ट ली और बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू किया। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। आखिरकार उसने रिपोर्ट नीचे रखी और मेरी तरफ देखा। मिस्टर फू, मुझे मानना पड़ेगा, तुमने कुछ रिमार्केबल क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, और खासकर साउंड प्रूफिंग। वो रिपोर्ट पर उंगली रखते हुए बोला, इंडोर नॉइज लेवल्स 40 डेसिबल से भी नीचे हैं। ये बहुत इंप्रेसिव है। मेरा दिल जो इतनी देर से गले में अटका हुआ था आखिर अपनी जगह लौट आया। साउंड प्रूफिंग के लिए ही तो हमने इतनी सारी डेकोरेटिव चीजें सैक्रिफाइस की थी। अब लग रहा था कि हर सैक्रिफाइस वर्थ इट था। लेकिन फिर मिस्टर चेन का लहजा बदला। लेकिन मेरा दिल फिर से धड़क उठा। तुम्हारा होटल अभी भी आधा ही कंप्लीट हुआ है। कई सपोर्टिंग फैसिलिटीज अभी तक रेडी नहीं है, और हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये पार्टनरशिप के लिए काफी नहीं है। मैं गहरी सांस लेकर अपना बैकअप प्लान समझाने ही वाला था कि मिस्टर चेन अचानक मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने मुझे रोक दिया। लग रहा था कि उसके अगले शब्द सब कुछ बदलने वाले हैं। मिस्टर चेन मुस्कुराए, लेकिन एक बात और है, मैं पर्सनली तुम्हारे फ्यूचर पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने भी अपनी तरफ से एक बेट लगाने का फैसला किया है। ये कहकर उसने अपना ब्रीफकेस खोला और 2 डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाले। पहला था होटल पार्टनरशिप का लेटर ऑफ इंटेंट, दूसरा था एक पर्सनल एंजल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। उसने पहला डॉक्यूमेंट मेरी तरफ बढ़ाया। ये लेटर ऑफ इंटेंट हम अभी साइन कर सकते हैं। ये सदर्न एयरलाइंस की ऑफिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद तुम पर बाहर से आने वाला काफी प्रेशर खत्म हो जाएगा। फिर उसने दूसरा डॉक्यूमेंट मेरी तरफ सरकाया, और ये इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट मेरी वाइफ के नाम से तुम्हारे होटल में 1 मिलियन युआन की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। इससे तुम होटल कंप्लीट कर पाओगे और करंट प्रेशर से निकल पाओगे। मैं हैरान रह गया। मिस्टर चैन ने आगे कहा, मैं इक्विटी नहीं मांग रहा, इसे लोन समझो। जब होटल प्रॉफिट कमाने लगे तब इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना सपोर्ट करेगा। मेरी आवाज हल्की सी कांप गई। लेकिन क्यों? मिस्टर चैन ने चाय का एक घूंट लिया और दूर आसमान की तरफ देखने लगा। क्योंकि मैं तुम में अपना पुराना रूप देखता हूँ, एक जवान आदमी जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हारे सपने को गंदे पैसों के हाथों मरने नहीं देना चाहता। मेरी आंखों में जलन सी होने लगी। मैं तुरंत खड़ा हुआ और गहरा झुककर बोला, मिस्टर चैन शुक्रिया। मैं मार्कस फू आपको अपना वचन देता हूँ, मैं कभी आपके भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। उसी दोपहर अपने आधे बने होटल की रूफटॉप पर मैंने 1 मिलियन युआन वाले एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। जैसे ही मेरी पेन कागज से उठी, सोफी का मैसेज आ गया। विक्टर जी सेकेंडरी मार्केट में हमारे बैंक के शेयर्स अग्रेसिवली खरीद रहा है। वो मुझे बाहर निकालना चाहता है। मैसेज पढ़ते ही मेरे अंदर ठंड सी दौड़ गई। मिस्टर चैन का इन्वेस्टमेंट मेरी कैश फ्लो में जान डालने वाला इंजेक्शन था, लेकिन सोफी का मैसेज एक बकेट भर बर्फ जैसा था। मुझे पता था कि सोफी सिर्फ मेरी वजह से
टारगेट बनी थी। मैंने तुरंत उसे फोन मिलाया। काफी देर तक रिंग जाती रही, फिर उसने उठाया। उसकी आवाज थकी हुई थी। मार्कस, मैं मीटिंग में हूँ, जल्दी बोलो। मैं सीधा पूछ बैठा, तुम ठीक हो क्या? उसने सोफी ने बात काट दी। उसने नॉर्मल लगने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, बस नॉर्मल बिजनेस पॉलिटिक्स है, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी, तुम बस होटल कंप्लीट करो, मेरे लिए सबसे बड़ी मदद वही होगी। फिर उसने धीरे से कहा, विक्टर जी जैसे लोग सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, अगर ये प्रूव हो गया कि मेरा डिसीजन सही था, तो बोर्ड के वो बुढ़े लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता था वो मुझे तसल्ली दे रही है। असल में विक्टर जी अपने पैसों से पूरे बैंक पर प्रेशर डाल रहा था। उसका मकसद सोफी को हटाना था, क्योंकि लोन अप्रूव करने वाली वही थी। मैं धीरे से बोला, सोफी मुझे माफ कर दो। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने कहा, हम दोस्त हैं, मैंने तुम्हारी मदद इन्वेस्टमेंट समझकर नहीं की थी, मैंने की क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए ज्यादा मत सोचो, प्लान पर टिके रहो और याद रखो, जब तुम जीतोगे हम सब जीतेंगे। अब मुझे जाना होगा। कॉल कट हो गया। दोस्ती, भरोसा, ये दो शब्द मेरे दिल पर बोझ की तरह बैठ गए। अब मैं हार नहीं सकता था। सिर्फ होटल के लिए नहीं, सोफी का फ्यूचर और मिस्टर चैन का ट्रस्ट भी दांव पर लगा हुआ था। मैं वापस साइट पर गया। अंकल शाह और वर्कर्स मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, सबने एक ही सवाल पूछा, मार्कस, सदर्न एयरलाइंस ने क्या कहा? मैंने अपने इमोशंस दबा दिए और चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, वो इम्प्रेस हो गए हैं, वो हमारे साथ पार्टनरशिप लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर रहे हैं। पूरा साइट खुशी से फट पड़ा। यस, हम कर गए, सारी मेहनत रंग लाई। मैं उनके सच्चे और खुश चेहरों को देखता रहा। उसी वक्त मैंने अनाउंस कर दिया, इस महीने स्प्रिंट में काम करने वाले सब वर्कर्स को डबल पे मिलेगी और एयरपोर्ट से जो भी वर्कर्स मदद करने आए थे उन सबको रेड एनवेलप बोनस दिया जाएगा। अगले दिन मिस्टर चैन के 1 मिलियन युआन मेरे अकाउंट में आ गए। उसी के साथ सदर्न एयरलाइंस की लीगल डिपार्टमेंट से ऑफिशियली साइंड और स्टैम्प्ड लेटर ऑफ इंटेंट भी आ गया। सदर्न एयरलाइंस का नाम जुड़ते ही मेरे खिलाफ फैलाई गई अफवाहों की हवा निकलने लगी। इलीगल कंस्ट्रक्शन और शेडी फंडिंग वाली बातें अपने आप कमजोर पड़ गईं। मैंने तुरंत डायरेक्टर चिन को फोन किया। डायरेक्टर चिन, मैं आननिंग एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी के नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। डायरेक्टर चिन कुछ पल के लिए चुप हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में? मैं खिड़की से बाहर अपने होटल की तरफ देखते हुए बोला, क्लाउड्स एज होटल की ऑफिशियल अनवीलिंग के बारे में और एयरपोर्ट होटल और सदर्न एयरलाइंस के बीच एक 3-वे पार्टनरशिप विजन के बारे में। मैं एक पल रुका और फिर धीरे से मुस्कुराया। मुझे सिटी के हर मेजर मीडिया आउटलेट को बुलाना है, प्रोविंस लेवल तक, सबको एक ही रूम में। मुझे पता था ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ये विक्टर जी और मेयर जेन के खिलाफ मेरा पहला खुला जवाब होगा। और इस बार मैं डिफेंसिव पोजीशन में नहीं था, मैं अटैक करने जा रहा था। सबके सामने मैं पूरी कहानी रखूंगा, ये होटल कैसे बना, किस तरह बना, और सदर्न एयरलाइंस का लेटर ऑफ इंटेंट और हर लीगल परमिट पब्लिक डिस्प्ले पर रखूंगा। डायरेक्टर चिन ने तुरंत मेरी बात समझ ली। तुम उन्हीं के प्रेशर को उनके खिलाफ यूज करना चाहते हो, पूरी नैरेटिव को उलट देना चाहते हो। मैं हर शब्द पर जोर देते हुए बोला, हाँ, मैं अब छुप छुप कर खेलने से थक चुका हूँ। मैं अपने सारे कार्ड्स टेबल पर रख रहा हूँ। अगर वो मुझे मशहूर बनाना चाहते हैं तो फिर मैं अपनी शर्तों पर मशहूर होऊंगा। डायरेक्टर चिन काफी देर तक चुप रहा। ये उसके लिए भी रिस्क था। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदारी उस पर भी आती। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को तुम जैसे पार्टनर की जरूरत है और एनिंग टाउन की ग्रोथ को भी ऐसी ही एनर्जी चाहिए। मीडिया में संभाल लूंगा। 3 दिन बाद कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मार्कस, इस बार हम साथ जीतेंगे। अगले 3 दिन पलक झपकते निकल गए। डायरेक्टर चिन के कनेक्शंस वाकई गहरे थे। शहर के लगभग सारे बड़े मीडिया आउटलेट्स कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। मैंने गहरी सांस ली और पोडियम तक चलकर गया। मेंबर्स ऑफ द प्रेस, ऑनर्ड गेस्ट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मार्कस फू है और मैं क्लाउड्स एज होटल का फाउंडर हूँ। हॉल बिल्कुल शांत था। मैं आगे बोला, मुझे पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरे बारे में बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं मिस्टीरियस हूँ, कुछ कहते हैं मेरा पैसा साफ नहीं है और कुछ लोग मेरे होटल को एयरपोर्ट के पास उगता हुआ कैंसर तक कह रहे हैं। मैंने सीधा सबकी तरफ देखा। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ये कहने के लिए कि इनमें से एक भी बात सच नहीं है। हॉल में हल्की सी हलचल हुई। मैं शांति से बोलता रहा, मैं एनिंग टाउन का एक आम लड़का हूँ। मेरे माँ बाप मेरी छोटी उम्र में गुजर गए थे। उन्होंने मेरे लिए सिर्फ एक पुराना घर छोड़ा था। जब पूरे टाउन को डेमोलिशन के लिए क्लियर किया गया तब सिर्फ मेरा घर बाउंड्री के बाहर रह गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने शोर शराबा नहीं किया। मैंने बस ये सोचा कि शायद किस्मत ने मुझे यहाँ किसी वजह से छोड़ा है। फिर मैंने पूरी कहानी बताई, कैसे मैंने अपने माँ बाप की सारी बचत लगाई, कैसे बैंक से 3 लाख युआन का लोन लिया, कैसे 5 लाख युआन जोड़कर पुराना घर गिरा दिया और एक नया सपना खड़ा किया। मेरा मकसद एक ऐसा होटल बनाना था जो नए एयरपोर्ट की सर्विस कर सके, इसलिए मैंने इसका नाम क्लाउड्स एज रखा। मैं चाहता था कि ये भी हवा में उड़ते जहाज की तरह बढ़ता रहे और आसमान को छू ले। मेरी आवाज में न ड्रामा था न एक्टिंग, सिर्फ सच था। एक जवान लड़की की कहानी जो अपने घर और अपने सपने के लिए लड़ रहा था। हॉल धीरे धीरे और खामोश होता गया। कई रिपोर्टर्स ने लिखना बंद कर दिया और बस सुनने लगे। मैं आगे बोला, मेरे पास जो पैसा है उसका हर एक सेंट लीगल है। बैंक में जिस दोस्त ने मेरा लोन अप्रूव किया था, आज उस पर सिर्फ इसलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी से किया। मेरी नजर भीड़ के एक कोने पर बैठी सोफी पर पड़ी। वो शांत बैठी थी लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं फिर बोला, मेरे कंस्ट्रक्शन का हर
हर स्टेप लीगल है। इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी और कंप्लायंस को सुपरवाइज करने वाले एनिंग एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी के डायरेक्टर चिन खुद हैं। डायरेक्टर चिन ने सामने से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसकी आंखों में हौसला था। मैं फिर मुड़कर स्टेज के पीछे लगाए गए बड़े बैकड्रॉप की तरफ इशारा किया। वहां सदर्न एयरलाइंस का साइंड लेटर ऑफ इंटेंट डिस्प्ले पर लगा हुआ था और मेरा होटल कोई कैंसर नहीं है, क्योंकि हम सदर्न एयरलाइंस के साथ प्रिलिमिनरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, हॉल में शोर मच गया। रिपोर्टर्स एक दूसरे से बात करने लगे। सदर्न एयरलाइंस के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप, ये तो आज की सबसे बड़ी खबर है। अब तक लगाए गए सारे इल्जाम इस डॉक्यूमेंट के सामने कितने कमजोर लग रहे हैं। मैंने अपना हाथ आगे की रो में बैठे अंकल श्याओ और फॉरमैन जियांग की तरफ बढ़ाया, फिर पूरे हॉल को देखकर साफ आवाज में बोला, मेरे पास कोई मिस्टीरियस बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ एक दिल है जो उस जगह के लिए कुछ करना चाहता है जहां मैं बड़ा हुआ हूं। जो चीज मुझे आगे बढ़ाती है वो ये जमीन है जिससे मैं प्यार करता हूं, वो लीडर्स जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, वो पार्टनर्स जिन्होंने मेरा साथ दिया और वो वर्कर्स जिन्होंने मेरे साथ पसीना बहाया और खून पसीने की मेहनत की। मैं एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से बोला, अगर क्लाउड्स एज होटल आज यहाँ खड़ा है तो सिर्फ मेरी वजह से नहीं, ये हम सब की मेहनत का नतीजा है। हॉल में कुछ पल की खामोशी छा गई और उस खामोशी में पहली बार मार्कस फू अकेला नहीं लग रहा था। उसके पीछे एक पूरी कहानी खड़ी थी और हजारों लोग भी। मिस्टर वैंग ने कड़वी हंसी हंसी और धीरे से बोला, मैं जो कुछ भी अथॉरिटीज को भेजता था वो हवा में गायब हो जाता था। विक्टर जी के पास पैसा है, कनेक्शंस हैं और बहुत लोग उसके एहसान के नीचे दबे हुए हैं। मेरे जैसे बर्बाद आदमी की आवाज कोई नहीं सुनता। मैं उसके हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को घूरता रहा। मेरे सामने सिर्फ कागजों का ढेर नहीं था, ये सालों की नफरत, सब्र और इंतजार का नतीजा था। मिस्टर वैंग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम अलग हो मार्कस, तुम्हारे पास वो है जो मेरे पास कभी नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, क्या? वो बिना हिचकिचाहट के बोला। लोग कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसने आगे कहा, तुम्हारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी का सपोर्ट है, सडन एयरलाइंस तुम्हारे साथ खड़ी है, हजारों वर्कर्स तुम पर भरोसा करते हैं, मीडिया तुम्हारी कहानी सुनना चाहता है। अगर ये सबूत किसी को विक्टर जी के खिलाफ इस्तेमाल करने हैं तो वो तुम हो। मैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखता रहा। मेरे दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें उभरने लगी। सोफी पर प्रेशर, मिस्टर चेन का ट्रस्ट, वर्कर्स का सपोर्ट, मेयर जेन की सारी चालें और विक्टर जी का वो ठंडा चेहरा जो मुझे तोड़ने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। मैंने धीरे से पूछा, और आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? मिस्टर वैंग ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं हार गया था और मैं नहीं चाहता कि तुम भी हार जाओ। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अगर तुम विक्टर जी को रोक पाए तो शायद मेरी बर्बादी का कोई मतलब निकलेगा। मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर मैंने धीरे से डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लिए। मिस्टर वैंग, मैं आपसे एक वादा करता हूँ। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैं साफ आवाज में बोला, मैं इन सबूतों को बदले के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं इन्हें सच को सामने लाने के लिए यूज करूंगा। मिस्टर वैंग की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक नजर आई। तभी अंकल शाओ दौड़ता हुआ अंदर आया। मार्कस, मैं मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अंकल शाओ की सांस फूली हुई थी। वाटर प्लांट वाले मेंटेनेंस का बहाना बना रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट वर्कर्स को पता चल गया है। फोरमैन जैंग और उसके लोग सीधा वाटर प्लांट पहुंच गए हैं। मैं हैरान रह गया। क्या? अंकल शाओ ने हंसी रोकने की कोशिश की। और सिर्फ वो नहीं, डायरेक्टर चिन भी वहां पहुंच गया है। मेरा फोन उसी वक्त बज उठा। स्क्रीन पर डायरेक्टर चिन का नाम चमक रहा था। मैंने तुरंत कॉल उठाया। डायरेक्टर चिन, दूसरी तरफ से उसकी आवाज आई, मार्कस तुम्हारा पानी 2 घंटे में वापस आ जाएगा। मैं हैरान रह गया, इतनी जल्दी? डायरेक्टर चिन हल्का सा हंसा। मेंटेनेंस वाली कहानी सिर्फ तब तक चलती है जब तक कोई सवाल नहीं पूछता। जब एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, सदर्न एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स और 2 दर्जन रिपोर्टर्स एक साथ वाटर प्लांट के गेट पर पहुंच जाएं, तब मेंटेनेंस बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। मैं चुप हो गया। डायरेक्टर चिन ने फिर कहा, मार्कस तुम समझ नहीं रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ बदल गया है, अब तुम अकेले नहीं हो। कॉल कट हो गया। मैं धीरे से फोन नीचे रखा और खिड़की के बाहर देखा। कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स फिर से काम में लगे हुए थे। क्लाउड्स एज होटल की बिल्डिंग धूप में चमक रही थी और एंट्रेंस पर लगा हुआ वो रोजवुड साइन हवा में हल्का सा हिल रहा था, नो एंट्री फॉर नॉन गेस्ट्स। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद ये सिर्फ एक होटल की लड़ाई नहीं रही थी, ये 2 सोच के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ वो लोग जो चीजें बनाते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो चीजें सिर्फ छीनना जानते हैं। और अब विक्टर जी को शायद पहली बार एहसास होने वाला था कि जिस शिकार को वो आसान समझ रहा था, वो अब शिकार नहीं रहा। अब वो भी जवाब देने के लिए तैयार था। मिस्टर वोंग ने सीधा मेरी आंखों में देखा, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पीछे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, सदर्न एयरलाइंस है, तुम्हारे पास वो ऑडियंस है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते, वो इन्फ्लुएंस है जिसे वो दबा नहीं सकते। उसने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा किया। मेरे हाथ में ये सबूत सिर्फ बेकार लोहे का टुकड़ा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये शायद वो तलवार बन सकते हैं जो ड्रैगन का सर काटे। मैं धीरे से वो भारी फाइल अपने हाथों में उठाता हूँ। मेरे हाथ हल्की सी कांप रहे थे। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। मिस्टर वोंग यहाँ मेरी मदद मांगने नहीं आया था, वो अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद मेरे हवाले करने आया था। तभी मेरा फोन बज उठा। डायरेक्टर चिन था। मार्कस, पानी वाली बात मुझे पता चल गई है, मैंने सिटी लीडरशिप से बात कर ली है। मेयर बहुत गुस्से में है, वो खुद पर्सनली इन्वॉल्व हो गया है। चिंता मत करो, आधे घंटे के अंदर पानी और बिजली दोनों वापस आ जाएंगे। मैं चुपचाप सुनता रहा। डायरेक्टर चिन ने फिर कहा, और एक और बात, म्यूनिसिपल डिसिप्लिन कमीशन की इन्वेस्टिगेशन टीम एंडिंग टाउन पहुंच चुकी है। सबसे पहले जिस आदमी से वो बात करना चाहते हैं वो मेयर जैन है। मैंने अपने हाथ में पकड़े
टुकड़े डॉक्यूमेंट्स को और मजबूती से पकड़ लिया। मेरे सीने में जज्बात का तूफान चल रहा था। मुझे पता था पलटवार करने का वक्त आ चुका था। मैं धीरे से सर उठाता हूँ और मिस्टर वोंग की तरफ देखता हूँ। मेरी आंखें पहले से ज्यादा मजबूत थी। मैं ये तलवार उठाता हूँ। मैं धीरे से बोला, और मैं आपको अपना वचन देता हूँ, इंसाफ चाहे देर से आए लेकिन आता जरूर है। म्यूनिसिपल डिसिप्लिन कमीशन के एंडिंग टाउन आने की खबर पानी बहाल होने की खबर से भी तेज फैल गई। मेयर जैन को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और पूरे 5 घंटे तक वो बाहर नहीं निकला। जब वो निकला तो उसके चेहरे से सारी पुरानी अकड़ और घमंड गायब हो चुकी थी। सिर्फ आधे घंटे बाद मेरे साइट पर पानी दोबारा चलने लगा। उसी रात मैं अपने ऑफिस में खुद को बंद करके मिस्टर वोंग के डॉक्यूमेंट्स बार बार पढ़ने लगा। विक्टर जी के जुर्म मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरे थे। टैक्स इवेजन, इलीगल एसेट ट्रांसफर्स, ब्राइबरी, हर पेज एक नई गंदगी खोल रहा था। किसी भी एक चार्ज पर उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ ये सबूत कमीशन को दे देना काफी नहीं होगा। विक्टर जी की जड़ें बहुत गहरी थी, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था। मुझे उसे ऐसे फंसाना था कि बचने का कोई रास्ता न बचे, ऐसे सबूत के साथ जहां बहस की गुंजाइश ही ना हो। मैंने तुरंत सोफी को फोन किया। सोफी, मुझे एक प्रोविंशियल मीडिया आउटलेट से मिलवाना है, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, जिसकी रीच बहुत बड़ी हो। सोफी ने तुरंत समझ लिया, तुम उसे एक्सपोज करने वाले हो। मैं खिड़की के बाहर अंधेरे में डूबी मेयर जैन की ऑफिस बिल्डिंग को देखता रहा। नहीं, मैं धीरे से बोला, मैं उसका मुकदमा पूरी पब्लिक के सामने चलाने वाला हूँ। सोफी ने एक नाम दिया, प्रोविंशियल टीवी स्टेशन का फोकस एंड एक्सपोज प्रोग्राम। वहाँ एक प्रोड्यूसर है, मेरा यूनिवर्सिटी सीनियर, बहुत प्रिंसिपल्स वाला आदमी है, फाइनेंशियल करप्शन से नफरत करता है। उनका शो प्रोविंस का हाईएस्ट रेटेड इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम है, जिस पर वो हाथ रख देते हैं उसका बचना मुश्किल होता है। बस वही मुझे चाहिए था। मैंने फाइल से एक डॉक्यूमेंट निकाला, विक्टर जी के ऑफशोर शेल कंपनी के जरिए स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करने का साफ रिकॉर्ड, करीब 100 मिलियन युआन का इलीगल प्रॉफिट। मैं जानता था कि विक्टर जी जैसी लोमड़ी को एक ही बार में नहीं मारा जाता, उसकी परतें एक एक करके उतारी जाती हैं। धीरे धीरे उसके दिल में डर पैदा किया जाता है। मैंने एनक्रिप्टेड ईमेल के जरिए वो डॉक्यूमेंट फोकस एंड एक्सपोज टीम को भेज दिया। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये सिर्फ शुरुआत है। 2 दिन बाद प्रोग्राम अपने शेड्यूल पर टेलीकास्ट हुआ। टाइटल ही बिजली की तरह गिरा, 100 बिलियन कैपिटल कॉन्स्पिरेसी, विक्टर जीज सीक्रेट एम्पायर। एपिसोड किसी थ्रिलर फिल्म की तरह आगे बढ़ता गया। हार्ड डेटा, अनोनिमस एक्सपर्ट्स और डिटेल्ड एविडेंस के साथ विक्टर जी के एम्पायर को लेयर बाय लेयर खोला गया। प्रोविंस भर के लाखों व्यूअर्स टीवी स्क्रीन के सामने बैठे देख रहे थे। एंकर की आवाज ठंडी और तीखी थी। हमारा फाइनेंशियल मार्केट कुछ लोगों का पर्सनल एटीएम कैसे बन गया? रेगुलेटरी सिस्टम इतने साफ जुर्मों पर आंख कैसे बंद कर सकता है? मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था और मुझे पता था विक्टर जी का अंत शुरू हो चुका था। उसी रात ह्यू कैपिटल की वेबसाइट गुस्से से भरे इन्वेस्टर्स के कमेंट्स के बोझ तले क्रैश हो गई। सोशल मीडिया पर लोग जवाब मांग रहे थे, रिपोर्टर्स उनके ऑफिस के बाहर कैंप कर रहे थे और पहली बार शिकार करने वाला आदमी खुद शिकार बनने लगा था। अगले दिन होंग कैपिटल का स्टॉक मार्केट खुलते ही सीधा नीचे गिर गया। सेल ऑर्डर्स पानी के झरने की तरह टूट पड़े। हर एग्जिट बंद हो गया। विक्टर जी का फोन लगातार बज रहा था। इन्वेस्टर्स जवाब मांग रहे थे, पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रहे थे, लोग अपना पैसा निकाल रहे थे। सालों में बनाया गया उसका कमर्शियल एम्पायर सिर्फ एक वीकेंड में दरार दिखाने लगा। और फिर आखिरी झटका एनिंग टाउन से आया। तीसरे दिन की क्वेश्चनिंग के बाद मेयर जैन आखिर टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, मेरी जमीन हड़पने की साजिश, विक्टर जी से लिए हुए पैसे, हर गंदा काम। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जल्दी ही मेयर जैन के भाई और विक्टर जी को एनिंग एयरसाइड सर्विसेज लिमिटेड से जोड़ दिया। कुछ ही दिनों में मेयर जैन को ऑफिशियली जस्टिस सिस्टम के हवाले कर दिया गया। उस शाम पिट स्टॉप जल्दी बंद हो गया। वर्कर्स डॉर्मेट्रीज में लौट चुके थे। मैं ऑफिस में बैठा नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अकाउंट्स चेक कर रहा था। अंकल शाओ ने मुझे अकेला छोड़ने से मना कर दिया और मेरे साथ ही रुक गया। वो खिड़की से बाहर तेज बारिश को देख रहा था। मार्कस, आज रात कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं भी वही महसूस कर रहा था, एक अजीब सी बेचैनी जो समझ नहीं आ रही थी। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। नाइट सिक्योरिटी गार्ड अंदर दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। बॉस, अंकल शाओ, प्रॉब्लम हो गई है। अंकल शाओ तुरंत खड़े हो गए। क्या हुआ? गार्ड हांफते हुए बोला, एक गैंग आ गया है, सबके पास हथियार है, जो सामने आ रहा है उसे मार रहे हैं और सब कुछ तोड़ रहे हैं, हम रोक नहीं पा रहे। अंकल शाओ ने दीवार के पास रखा फावड़ा उठाया। इन लोगों को मरने का शौक है क्या? मेरा खून ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अंकल शाओ, पुलिस को फोन करो। गार्ड ने सर हिला दिया। मौका ही नहीं मिला, उन्होंने पहले ही कम्युनिकेशन लाइन और फोन तोड़ दिए हैं। लगता है पूरी साइट बर्बाद करने आए हैं। मुझे तुरंत समझ आ गया, इस बार विक्टर जी मजाक नहीं कर रहा था। ये रैंडम गुंडे नहीं थे, ये प्रोफेशनल्स थे। इनका टारगेट मैक्सिमम डैमेज था। अगर साइट तबाह हो गई या कोई मर गया तो क्लाउड्स एज होटल हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मैंने एक पल में फैसला कर लिया। अंकल शाओ, लोगों को लेकर मेन गेट संभालो, सीधी लड़ाई मत करना, बस उन्हें रोके रखना। अंकल शाओ ने पूछा, और तुम? मैं दौड़ते हुए बाहर निकला। मैं बैकअप लाने जा रहा हूँ। बाहर आते ही मुझे शीशे टूटने और लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। दर्जन भर काले कपड़े पहने आदमी आयरन बार्स और छुरियों से होटल की नई ग्लास कर्टन वॉल तोड़ रहे थे। तभी मेरे पीछे से तेज हेडलाइट्स चमकी। एक बिना नंबर प्लेट वाली काली वैन सीधा मेरी तरफ दौड़ रही थी, मुझे मारने के लिए। मेरा दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। उसी सेकंड फोरमैन जैंग कहीं से भागता हुआ आया और पूरी ताकत से मुझे धक्का दे दिया। बॉस भागो। मैं साइड में गिर गया। फोरमैन जैंग हवा में उछल गया जैसे
जैसे कोई कपड़े की गुड़िया हो। वैन रुकी तक नहीं और तेज हुई और अंधेरी बारिश में गायब हो गई। जैंग, मैं घुटनों के बल उसके पास पहुंच गया। बारिश और आंसू एक साथ बह रहे थे। जैंग मुश्किल से मेरी तरफ देख पा रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मैंने सर हिला दिया। नहीं, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं भाग जाता तो अंकल शाओ और बाकी लोगों का क्या होता? अगर मैं भाग जाता तो जैंग का खून बेकार हो जाता। मेरे अंदर से एक ऐसा गुस्सा उभर कर आया जो मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मैंने सर उठाकर देखा। वो गुंडे अब भी मेरा होटल तोड़ रहे थे। मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मैं अपनी कार की तरफ नहीं भागा। मैं साइड के कोने में खड़े उस पुराने बुलडोजर की तरफ दौड़ा जिसे चलाना फोरमैन जियांग ने मुझे सिखाया था। मैं कैबिन में चढ़ा और इग्निशन घुमा दिया। बारिश के बीच लोहे का वो दानव जिंदा हो उठा। उसकी गरज पूरी साइट में गूंज गई। हर गुंडा एक पल के लिए जम गया। मैं बुलडोजर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। न जल्दी न घबराहट, बस एक ऐसी ताकत के साथ जिसे रोका नहीं जा सकता था। एक गुंडा डर के मारे चिल्लाया, ये पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। और फिर सब तरफ भाग दौड़ मच गई। वो हर दिशा में भागने लगे। मैं उनका पीछा नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ आगे बढ़ता रहा। तभी दूर से पुलिस सायरन्स की आवाजें सुनाई दी। एक के बाद एक पुलिस कार्स बारिश को चीरती हुई साइट में घुस आईं। लाल और नीली लाइट्स अंधेरे को काट रही थी। पहली गाड़ी से डायरेक्टर चिन और सोफी बाहर निकले। उन्होंने जमीन पर खून में भीगे फोरमैन जियांग को देखा, टूटी हुई बिल्डिंग देखी, चारों तरफ मची तबाही देखी और फिर बुलडोजर के कैबिन में बैठे मुझे देखा। सोफी बिना लुके दौड़कर बुलडोजर के नीचे आई। उसकी आवाज कांप रही थी, मार्कस, मार्कस नीचे आ जाओ, सब खत्म हो गया, तुम सेफ हो। मैं कैबिन के अंदर बैठा रहा। इंजन अब भी गरज रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे और उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ मेरे होटल की नहीं रह गई थी। ये उन सब लोगों की लड़ाई बन चुकी थी जो मेरे साथ खड़े थे और अब कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। सोफी, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मैं बुलडोजर से कूदकर नीचे आया और सीधा उसकी बाहों में गिर गया। सोफी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे पता है सब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया, लेकिन मुझे पता था कि ये खत्म नहीं हुआ था। विक्टर जी और मेरे बीच अब जो शुरू हुआ था वो आखिरी सांस तक चलने वाली लड़ाई थी। फोरमैन जियांग को तुरंत शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसका काफी खून बह गया था और उसकी बाईं टांग टूट गई थी। सर्जरी जरूरी थी लेकिन उसकी जान खतरे में नहीं थी। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा रहा। बार बार वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ रहा था। जियांग का मुझे धक्का देना और खुद हवा में उछल जाना। सोफी ने अपनी जैकेट उतारकर मेरे कंधों पर रखी। डायरेक्टर चेन पास खड़ा लगातार फोन कॉल्स कर रहा था। मिस्टर चेन को सब पता चल चुका था। उसने सदर्न एयरलाइंस के कनेक्शंस यूज करके प्रोविंशियल अथॉरिटीज पर जबरदस्त प्रेशर डाला। हर तरफ एक ही डिमांड थी, पूरा इन्वेस्टिगेशन, कोई रहम नहीं। विक्टर जी के हमले ने मुझे नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसने एक और चीज कर दी थी। उसने हर लिखे अनलिखे रूल को तोड़ दिया था। अब वो सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं था, वो सबका दुश्मन बन चुका था। पुलिस पूरी रात ऑपरेशन चलाती रही। दर्जन भर हायर्ड थग्स को टाउन से बाहर जाने वाली हर रोड पर चेक पॉइंट से पकड़ लिया गया। वो बिना नंबर वाली वैन भी मिल गई जिसने जियांग को टक्कर मारी थी। जब सबूत उनके सामने रखे गए और प्रेशर बढ़ा तो गुंडों ने जल्दी ही अपने एम्प्लॉयर का नाम बता दिया, विक्टर जी का सबसे ट्रस्टेड असिस्टेंट, वही आदमी जो उसके हर गंदे काम को अंजाम देता था। लेकिन जब पुलिस उसके पास पहुंची, उसने गिरफ्तारी का सामना करने के बजाय अपनी जान ले ली। उसने सोचा था कि मौत उसे बचा लेगी। उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था और उसने मिस्टर वोंग के दिए हुए सबूतों को भी अंडर एस्टिमेट किया था। मैं सोफी और डायरेक्टर चिन के पास गया। सोफी, फोकस एंड एक्सपोज के प्रोड्यूसर से मेरी बात कराओ। डायरेक्टर चिन, म्युनिसिपल डिसिप्लिन कमीशन के साथ मीटिंग सेट करो। अगली सुबह मैंने मिस्टर वोंग की पूरी फाइल की 2 कॉपीज बनाई। एक कॉपी मैं खुद प्रोविंशियल टीवी स्टेशन लेकर गया और फोकस एंड एक्सपोज टीम को दी। दूसरी कॉपी मैंने म्युनिसिपल डिसिप्लिन कमीशन के टॉप ऑफिशियल के हाथ में दी। उसके बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। पूरे प्रोविंस के फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सर्कल्स में एंटी करप्शन स्टॉर्म चल पड़ा। फोकस एंड एक्सपोज टीम ने पूरा 1 हफ्ता लगाकर 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड तैयार किया। जब वो टेलीकास्ट हुआ उसने सारे व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। विक्टर जी के प्रोटेक्शन नेटवर्क को जड़ से उखाड़ दिया गया। उसके सारे शील्ड्स एक एक करके टूट गए। टैक्स अथॉरिटीज, सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स, पुलिस, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स सब एक साथ मूव हुए। विक्टर जी के नाम पर रजिस्टर्ड हर एसेट फ्रीज कर दिया गया। यू कैपिटल को पूरी तरह बंद कर दिया गया। जो एम्पायर कभी फाइनेंशियल दुनिया पर राज करता था वो कुछ ही दिनों में धूल बन गया। और फिर वो दिन आया, क्लाउड्स एज होटल का ग्रैंड ओपनिंग। जो लोग मेरी मदद के लिए खड़े रहे थे सब वहां मौजूद थे। मैं रूफटॉप टेरेस पर खड़ा था। दूर अन्निंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी शान के साथ ऑपरेशनल था। रनवेज पर एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर रहे थे। हजारों लाइट्स रात के आसमान को रोशन कर रही थी। मैंने कोई लंबा स्पीच नहीं दिया, मैं बस गहरा झुक गया। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। बादलों के ऊपर अगर मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ अपनी वजह से नहीं, तुम सबकी वजह से। आज भी होटल की टॉप फ्लोर पर वही ऑब्जर्वेशन टेरेस है। फर्क बस इतना है कि अब वो पूरे अन्निंग टाउन का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा व्यू बन चुका है। सोफी मेरे पास आई। उसने शैंपेन का ग्लास मेरे हाथ में दिया और मुस्कुराई। देखो जरा तुम्हें मिस्टर सक्सेस। मैं हंस पड़ा। क्या? सोफी ने एयरपोर्ट और होटल की रोशनियों की तरफ देखते हुए कहा, मार्कस, तुमने सिर्फ एक होटल नहीं बनाया, तुमने इस जगह को बदल दिया। तुमने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी। मैं चुपचाप होटल को देखता रहा। हर फ्लोर रोशनी से जगमगा रहा था। लॉबी गेस्ट से भरी हुई थी। स्टाफ मुस्कुराते हुए काम
कर रहे थे और उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो तन्हा अनाथ लड़का जो कभी एक पुराने घर में अकेला रहता था आखिरकार अपनी जगह ढूंढ चुका था। विक्टर जी के गिरने के बाद अन्निंग टाउन में उसकी जगह शहर से भेजे गए एक ईमानदार अधिकारी सेक्रेटरी शाओ ने संभाली। कुछ ही महीनों बाद मुझे अन्निंग टाउन फ्यूचर डेवलपमेंट प्लानिंग फोरम में यंग एंटरप्रेन्योर्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बुलाया गया। जब मैं स्टेज पर चढ़ा, सामने बिजनेस लीडर्स, ऑफिशियल्स और मीडिया बैठे थे और पीछे स्क्रीन पर एक तस्वीर लगी थी क्लाउड्स एज होटल की। उस होटल की जिसे कभी लोग एक बेकार पुरानी प्रॉपर्टी समझते थे, उस होटल की जिसके बारे में कहा गया था कि वो कभी सरवाइव नहीं करेगा। मैं माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ, मुस्कुराया और अपनी स्पीच शुरू की। हर कोई फ्यूचर देखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस फ्यूचर पर यकीन करते हैं जब वो अभी सिर्फ एक ख्याल होता है, और उससे भी कम लोग होते हैं जो उस ख्याल के लिए सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। हॉल बिल्कुल खामोश हो गया और उस पल मार्कस फू की कहानी सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं रही, वो एक सबूत बन चुकी थी कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत पैसों से नहीं मिलती, वो मिलती है हिम्मत, भरोसे और उन लोगों से जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मीटिंग पूरी सुबह चलता रहा। सेक्रेटरी शाओ बार बार मेरी तारीफ करते रहे। मिस्टर फू का क्लाउड्स एज होटल हम सब के लिए एक मिसाल है। इसने साबित कर दिया है कि अगर विजन और हिम्मत सही हो तो इस जमीन पर दुनिया के लेवल की चीज खड़ी की जा सकती है। आगे हम जो भी प्लानिंग करें उसका बेंचमार्क क्लाउड्स एज होटल होना चाहिए। हम अन्निंग टाउन को ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां इन्वेस्टमेंट आए और टैलेंटेड लोग रहना पसंद करें। मीटिंग के आखिर में सेक्रेटरी शाओ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा। उनकी आवाज सच्ची लग रही थी। मिस्टर फू, पिछले वक्त में टाउन ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन अब इस टाउन के फ्यूचर को आप जैसे लोगों की जरूरत है। आपको जो भी चाहिए हो बस कह दीजिए, हम पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं। मैं उनकी आंखों में चमक देख रहा था और मुझे महसूस हुआ कि अन्निंग टाउन की असली बहार अब आई है। होटल का बिजनेस तेज रफ्तार से बढ़ने लगा। सिर्फ सदर्न एयरलाइंस ही नहीं, दूसरी एयरलाइंस के क्रू भी हमारे होटल में रुकने लगे। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, इंडस्ट्री फोरम्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स क्लाउड्स एज होटल को अपनी पहली चॉइस बनाने लगे। धीरे धीरे शहर के बिजनेस सर्कल्स में एक नया जुमला मशहूर हो गया, क्लाउड्स एज में मिलते हैं। और पिट स्टॉप को भी कोई नहीं भूला। मैंने उसका पूरा मेकओवर कर दिया। वो एक सेमी ओपन फूड कोर्ट बन गया, लेकिन उसकी रूह वही रही, सस्ते दाम, असली महाल और वही जमीनी एहसास। धीरे धीरे वो एयरपोर्ट स्टाफ और लोकल रेजिडेंट्स दोनों के लिए सबसे पसंदीदा लेट नाइट डेस्टिनेशन बन गया। मैंने अंकल शाओ को ऑफिशियली हेड ऑफ इंजीनियरिंग अपॉइंट कर दिया। होटल की सारी फैसिलिटीज और मेंटेनेंस अब उसकी जिम्मेदारी थी। जो वर्कर्स कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी में काम करते थे, वो अब स्मार्ट यूनिफॉर्म्स पहनकर 5 स्टार होटल के परमानेंट एम्प्लॉइज बन गए। हर डिपार्टमेंट की टेक्निकल बैकबोन वही लोग थे। एक दिन मिस्टर वांग मुझसे मिलने आए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो गहरा झुक गए। मिस्टर फू, शुक्रिया, आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें रोक लिया। मिस्टर वांग, आप मुझे जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। मैंने सिर्फ वही किया जो करना चाहिए था। अंधेरे को चीरने का मौका मुझे उस तलवार ने दिया था जो आपने मेरे हाथ में दी थी। मिस्टर वांग ने बताया कि जो पैसा वो वापस रिकवर कर पाए हैं, उससे वो एक लीगल एड फंड शुरू करना चाहते हैं। एक ऐसा फंड जो उन एंटरप्रेन्योर्स की मदद करेगा जो विक्टर जी जैसे शिकारी इन्वेस्टर्स का शिकार बने हैं। जाते वक्त उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लड़ाई लड़ने की उम्र निकल गई है, लेकिन आगे की दुनिया तुम जैसे लोगों की है। मैं उन्हें होटल के बाहर तक छोड़ने गया। इस बार उनकी पीठ झुकी हुई नहीं थी, सीधी थी, मजबूत थी। और जब वो भीड़ में गायब हो गए, मुझे लगा जैसे एक पूरा दौर खत्म हो गया हो। होटल अब घड़ी की तरह चल रहा था। सालों में पहली बार मेरे पास खुद के लिए थोड़ा वक्त था। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था फोरमैन जियांग को नॉर्मल वार्ड से निकालकर शहर के सबसे अच्छे वीआईपी रिकवरी स्वीट में शिफ्ट करवाना। सारा खर्चा मेरा था। जब मैं उससे मिलने गया, वो बेड पर आराम कर रहा था। मुझे देखते ही लगभग उठकर बैठ गया। बॉस फू, आप इतनी दूर क्यों आए? ये छोटी सी चोट आपका वक्त बर्बाद करने लायक नहीं है। मैं हंस पड़ा और फूल उसके बेड साइड टेबल पर रख दिए। जियांग, ये छोटी चोट नहीं है। मैं कुछ पल चुप रहा। तुमने वो वार खाया जो मेरे लिए था। डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारी टांग ठीक हो रही है, लेकिन रिकवरी में वक्त लगेगा। बस आराम करो। सैलरी वैसे ही मिलती रहेगी और हर मेडिकल बिल मेरा है। ये वही आदमी था जो कभी शिकायत नहीं करता था, वही सख्त मिजाज नॉर्दर्न आदमी। लेकिन उस वक्त उसकी आंखें भर आईं। बॉस फू, ये सब वर्स्ट था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब से हमारे घर की हिफाजत मैं करूंगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरा फोन बजा। सोफी थी। उसकी आवाज में वो पुरानी मुस्कान वापस आ चुकी थी। मिस्टर होटल ओनर, बिजी हो? मैं हंस पड़ा। तुम बताओ। सोफी ने खुशी छुपाने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई। क्लाउड्स एज होटल वाला लोन जो मैंने अप्रूव किया था, अब हेड ऑफिस में सक्सेस स्टोरी के रूप में पढ़ाया जा रहा है। मैं रुक गया। सच? सच। फिर वो हंसकर बोली, मुझे पनिशमेंट नहीं मिली, मुझे प्रमोशन मिल गया। बैंक की हिस्ट्री की सबसे यंग ब्रांच मैनेजर। फोन पर सोफी हंस पड़ी। मिस्टर फू, आज रात फ्री हो? मकसद? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। मन में कोई खास जगह है? क्लाउड्स एज का प्रेसिडेंशियल स्वीट। उस शाम मैंने किचन को इंस्ट्रक्शन दिया कि होटल का सबसे बेहतरीन डिनर तैयार किया जाए और टॉप फ्लोर के प्रेसिडेंशियल स्वीट में भेजा जाए। वही स्वीट जो मैंने हमेशा सोफी के लिए रिजर्व रखा था। कभी किसी गेस्ट लिस्ट में नहीं डाला, कभी किसी को बुक नहीं करने दिया। टेरेस से पूरा एयरसाइड न्यू डिस्ट्रिक्ट रात की रोशनियों में चमकता हुआ नजर आ रहा था। जब सोफी ने मुझे आते देखा तो मुस्कुराई। यहाँ का व्यू अब भी सबसे बेस्ट है। मैं हंस पड़ा। ऑफ कोर्स, आखिर ये जगह किसकी है? उस रात हमने काम की बात नहीं की, न विक्टर जी का जिक्र हुआ, न मेरे
मेयर जैन का, न उन मुश्किल दिनों का। हम बस दो पुराने दोस्त की तरह बैठे रहे, चाय पीते हुए, बिना किसी खास वजह के बातें करते हुए। कुछ देर बाद सोफी का चेहरा सीरियस हो गया। मार्कस, याद है जब तुमने होटल बनाने का डिसीजन लिया था? याद है तब मैंने कहा था कि होटल खुलने के बाद मुझे प्रेसिडेंशियल स्वीट में लाइफ टाइम फ्री स्टे चाहिए। मैं मुस्कुराकर सर हिला दिया और मैं आज भी उस प्रॉमिस पर कायम हूँ। सोफी हल्की सी हंसी। सच कहूँ तब मैं मजाक कर रही थी। मैं चुप रहा। वो आगे बोली, उस वक्त मुझे लगता था तुम पागल हो गए हो। 5 लाख युआन लगाकर उस जगह होटल बनाना जहाँ से सब लोग भाग चुके थे। मुझे यकीन नहीं था कि तुम ये कर पाओगे। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ खोते हुए नहीं देख सकती थी। मैं तो अपनी तरफ से लॉसेस कवर करने के लिए भी तैयार थी। मैं बस उसे देखता रहा। सोफी धीरे से मुस्कुराई। लेकिन तुमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मार्कस, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत निकले। वो खड़ी हुई और मेरे पास आ गई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, इसलिए आज मैं अपनी रिक्वेस्ट बदलना चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? सोफी कुछ पल चुप रही। फिर वो और करीब आई। उसकी आंखों में वही भरोसा था जो पहले दिन से था। अब मुझे प्रेसिडेंशियल स्वीट नहीं चाहिए। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। मैं चाहती हूँ कि हम अपना फ्यूचर साथ बनाएं। मेरी आंखों में बिना वजह आंसू आ गए। मैं मुस्कुराया और जोर से सर हिला दिया। हाँ, उस रात हम देर तक बैठकर फ्यूचर की बातें करते रहे, उन सपनों की जो अब सिर्फ सपने नहीं रहे थे। और देखते ही देखते अन्निंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपनिंग के 2 साल पूरे हो गए। वही दिन क्लाउड्स एज होटल की 2nd एनिवर्सरी भी थी। वेन्यू बिजनेस लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और खास मेहमानों से भरा हुआ था। मैं टेलर्ड ब्लैक सूट पहने एंट्रेंस पर खड़ा था। मेरे साथ सोफी थी, हर गेस्ट का स्वागत करते हुए। अब सोफी बैंक छोड़ चुकी थी। वो ऑफिशियली क्लाउड्स एज ग्रुप की CEO बन गई थी। कंपनी के सारे कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑपरेशंस अब उसके हाथ में थे और मुझे स्ट्रैटेजी और फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस करने की आजादी मिल गई थी। जब हम बॉलरूम के एंट्रेंस पर खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, मैं एक पल के लिए रुककर आसपास देखता हूँ। 2 साल पहले यहाँ सिर्फ एक पुराना घर था। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आज वही जगह पूरे रीजन का सबसे मशहूर लैंडमार्क बन चुकी थी। मैं सोफी की तरफ देखता हूँ, वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है और उस पल मुझे एहसास होता है क्लाउड्स एज होटल मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि सफर के आखिर में मेरे पास लोग थे, एक घर था और वो जिंदगी थी जिसके लिए मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी। डायरेक्टर चिन भी वहां मौजूद था। अब वो एयरसाइड न्यू डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बन चुका था, नए शहर का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे ही उसने मुझे देखा, जोर से हंस पड़ा। मिस्टर फू, पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मनी मैग्नेट तुम ही हो। थोड़ी देर बाद मिस्टर चैन भी गुआंघा से खास इस इवेंट के लिए उड़कर आया। अब वो सदर्न एयरलाइंस का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। जैसे ही हम मिले, उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। मार्कस, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वो था जो मैंने 2 साल पहले उस रूफटॉप पर किया था। वो 1 मिलियन युआन। मेरे पीछे अंकल श्याओ और फोरमैन जियांग खड़े थे। एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड, दूसरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड। दोनों स्मार्ट सूट्स में वैसे ही गर्व से खड़े थे जैसे किसी अपने सपने को सच होते देख रहे हो। बैंक्वेट शुरू हुआ और होस्ट के तौर पर मुझे स्टेज पर बुलाया गया। मैं पोडियम के सामने खड़ा हुआ और कुछ पल हॉल में बैठे लोगों को देखता रहा। फिर मैंने बोलना शुरू किया। 2 साल पहले जब मैं इसी जमीन पर खड़ा था, मेरे पैरों के नीचे सिर्फ मलबा था। उस वक्त मुझे लगता था कि पूरी दुनिया मुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन आज मेरे पैरों के नीचे एयरसाइड न्यू सिटी के सबसे जिंदा और सबसे वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट की धड़कन चल रही है। हॉल पूरी तरह खामोश था। मैं आगे बोला, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी कीमत कभी उस लाइन से तय नहीं होती जो कोई और हमारे लिए खींच देता है। हमारी कीमत हमेशा उस लाइन से तय होती है जिसे हम खुद अपनी शुरुआत बनाते हैं। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेती है, तब भी तुम्हारे पास एक चॉइस होती है। तुम उसे वापस जीत सकते हो। स्पीच छोटी थी, लेकिन उस रात सबसे ज्यादा तालियां उसी स्पीच को मिली। बैंक्वेट अभी भी चल रहा था, लेकिन मैं और सोफी चुपचाप निकल गए। हमने फॉर्मल कपड़े बदले और कैजुअल क्लोथ्स पहनकर पार्क की तरफ चल दिए, बिल्कुल किसी आम कपल की तरह। पार्क बच्चों की हंसी से भरा हुआ था। कहीं बुजुर्ग वॉक कर रहे थे, कहीं लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। तब मेरी नजर एक पहचाने हुए चेहरे पर पड़ी। आंटी ली अपने छोटे पोते को स्लाइड पर खिलाती हुई। उसने भी मुझे देख लिया। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर धीरे से बोली, तुम वाकई बहुत आगे निकल गए हो। कभी पहले मैंने बहुत बकवास की थी। प्लीज उस बात को दिल पर मत रखना। मैंने बिना 1 सेकंड सोचे सर हिला दिया। सब पुरानी बातें हैं। उसका पोता दौड़कर मेरे पास आ गया और उत्सुकता से मुझे देखने लगा। आंटी ली जल्दी से बोली, ये क्लाउड्स एज होटल के मिस्टर फू हैं, हमारे नए डिस्ट्रिक्ट का गर्व। जब बड़े हो जाओ तो इनकी तरह सक्सेसफुल बनना। मैं मुस्कुराया, अपनी पॉकेट से कैंडी निकाली और उस बच्चे के हाथ में दे दी। फिर मैं और सोफी आगे बढ़ गए। आखिर हम उस जगह पहुंच गए जहाँ कभी मेरा पुराना घर हुआ करता था। अब वहाँ होटल का एक खूबसूरत ओपन गार्डन बना हुआ था। मैं और सोफी एक बेंच पर साथ बैठ गए। दूर आसमान में एक बड़ा एयरक्राफ्ट धीरे धीरे डिसेंड कर रहा था। उसकी लाइट्स रात के अंधेरे को चीर रही थी, बिल्कुल किसी टूटते तारे की तरह। सोफी मेरी तरफ मुड़ी। मार्कस, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी कोई पछतावा हुआ? मैं कुछ देर चुप रहा। मैंने रनवे पर स्मूथ लैंडिंग करते एयरक्राफ्ट को देखा, दूर चमकती हजारों रोशनियों को देखा, अपने पास बैठी उस लड़की को देखा जिसे मैं दिल से चाहता था, और फिर धीरे से जवाब दिया, एक बार भी नहीं। हल्का सा हवा
का झोंका गार्डन से गुजरा। एयरपोर्ट की रोशनियां दूर तक चमक रही थीं। क्लाउड्स एज होटल उन सब के बीच खड़ा था, मजबूत, रोशन, जिंदा, बिल्कुल उसके मालिक की तरह। और उस पल मार्कस फू को एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होटल, पैसा या शोहरत नहीं थी। सबसे बड़ी जीत ये थी कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने सपने के साथ साथ वो लोग भी नजर आए जो पूरे सफर में उसके साथ चले थे, और इसी वजह से उसे एक पल के लिए भी पछतावा नहीं था।